CH1 प्यार में धोखा। काव्या देख आंटी ने सख्त मना किया है, तो आज रौनक से नहीं मिल सकती, इसलिए भूल कर भी तुम आज यहाँ से निकलने की कोशिश मत करना। दिव्या, जो कि काव्या की बेस्ट फ्रेंड है, वो अपने बिस्तर पर जाने से पहले बोलती है। दिव्या की यह बात सुन शर्माते हुए काव्या अपना सिर हाँ में हिला देती है। वो ये बात बहुत अच्छे से जानती थी, उसकी माँ ने भी उसे इस बारे में सख्त हिदायत दिया था। कल उसकी शादी है रौनक के साथ, इसीलिए आज वो रौनक से नहीं मिल सकती। यही सब सोचते हुए दिव्या को ऐसे सोते देख काव्या भी अपने रूम में चली जाती है सोने के लिए। काव्या बहुत खुश थी। रौनक को वो पिछले 5 साल से वो जानती थी। वो लड़का काफी अच्छा था, दिखने में भी वो सही था। ऊपर से वो इस शहर की सबसे बड़ी कंपनी मित्तल कॉर्पोरेशन में काम करता था, इसीलिए काव्या अपने फ्यूचर को लेकर भी काफी सिक्योर महसूस कर रही थी। कल उसकी शादी है, यही सब सोचते हुए काव्या को अभी नींद नहीं आ रहा था। वो काफी एक्साइटेड थी अंदर से। हर लड़की की तरह उसके मन में भी कल से शुरू होने वाली अपनी जीवन को लेकर काफी उम्मीदें थी, जिसे वह अब कल से रौनक के साथ जीने वाली थी। नींद न आने की वजह से काव्या पहले अपना फोन उठा उसमें से रौनक को कॉल लगाती है, पर दूसरी तरफ से रौनक कोई जवाब नहीं देता। ये सोचते हुए कि हो सकता है रौनक अपने दोस्तों के साथ बैचलर पार्टी में बिजी होगा, काव्या दोबारा कॉल नहीं करती। रौनक के कॉल ना उठाने के बाद काव्या उस फोन में थोड़ा देर गेम खेलने लगती है, पर कुछ ही देर बाद वह उस गेम से बोर हो अपना मोबाइल बिस्तर पर रख खुद में ही बोलती है, मम्मा का भी हद है, अब मैं अपने ही होने वाले पति से नहीं मिल सकती। ये सब बोलते हुए काव्या अपना सिर पैर के सहारे रखे हुए अपने बिस्तर पर उदास बैठी हुई थी। काव्या अभी बिस्तर पर बैठी हुई थी कि तभी उसे कुछ ध्यान आता है, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान दौड़ जाता है। तुरंत से काव्या अपने रूम के ड्रावॉल खोल उसमें से अपने शादी का जोड़ा निकालती है। शादी के जोड़े को देखते हुए काव्या के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी, क्योंकि वो अपने शादी से बहुत खुश थी। उसके लिए ये सब काफी स्पेशल था। वो चाहकर भी आज सो नहीं पा रही थी। शादी के उस जोड़े को अभी ट्राई करने की सोच काव्या उसको खोलती है, पर उस जोड़े का अंदर ब्लाउज का पीस नहीं था। ये देख काव्या घबराते हुए उस ब्लाउज के पीस को पूरे अलमारी और कमरे में देखने लगती है, पर उसे कहीं नहीं मिलता। अंत में तक हार का काव्या अपने बेड पर मुंह सूखा कर बैठ जाती है। कल उसकी शादी है और उसकी वेडिंग ड्रेस अभी मिसिंग है। ये सोचते हुए ही काव्या काफी घबरा जाती है। अभी काव्या अपने बिस्तर पर बैठे हुए नाखून को खाते हुए ये सोचे जा रही थी कि आखिरी उसने अपने ब्लाउज को कहाँ रखा है। वो अभी यही सोच ही रही थी कि तभी उसे कुछ ध्यान आता है। वो तुरंत से अपने बिस्तर से नीचे कूद जाती है। अभी 2 दिन पहले जब वो अपने शादी के जोड़े को घर लेके आ रही थी, तो उसकी फ्रेंड मोनिका ने उसे बुलाया था अपने घर। तब वो उसे उसके घर में ही लेकर चली गई थी, फिर बाद में उसे वही नापा भी था। ये सोचते हुए कि शायद से उसका ब्लाउज मोनिका के घर छूट गया होगा, काव्या तुरंत से उस घर से निकलती है जहां वो दिव्या के साथ रहती थी। मोनिका का घर उसके घर से ज्यादा दूर नहीं था, वह वहां तक पैदल भी जा सकती थी। और अभी रात के 10:30 बजे उसको सड़क पर कोई गाड़ी भी नहीं मिल रहा था, इसलिए काव्या ने पैदल जाना ही सही समझा। वह भी इतना एक्साइटेड, नर्वस और अपने ड्रेस के खो जाने की वजह से डरी हुई थी कि उसे ज्यादा समय नहीं लगा। तुरंत से ही वह मोनिका के घर के बाहर थी। काव्या मोनिका के घर कितने बार आ चुकी थी, इसलिए आज जब यहाँ आई तो चारों तरफ से उसके घर का लाइट कटा देख वो थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाती है। उसकी दोस्त, जहाँ तक उसको पता था, काफी डरपोक थी, फिर आज उसके घर का लाइट कैसे बंद है। यही सब सोचते हुए काव्या थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उस अंधेरे में काव्या जैसे ही जाकर मोनिका के घर का डोर बजाने वाली थी कि तभी उसे अंदर से अजीब तरह की आवाजें सुनाई दे रही थी। इन आवाजों के बीच अपने होने वाले पति का नाम मोनिका के मुंह से सुन काव्या एकदम से चौंक जाती है। जहां तक काव्या को पता था, मोनिका का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, वो अभी सिंगल थी। फिर अभी वो किसके साथ इतना एंजॉय कर रही थी, और वो इस बीच रौनक का नाम कैसे ले रही थी। यही सब सोचते हुए काव्या काफी घबराने लगती है। वो घबराते हुए अंदर आखिर मोनिका के साथ कौन है ये सुनने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी से वो दरवाज़ा खुल जाता है। शायद से मोनिका और उसके साथ का वो आदमी काफी जल्दी में थे,
इसलिए उन्होंने उस दरवाजे का सही से लगाने में भी टाइम वेस्ट नहीं किया। काव्या धीरे धीरे उस गेट को खोल आगे बढ़ती है। काव्या जैसे जैसे अंदर आगे बढ़ती जा रही थी, अंदर से आ रही वो आवाज़ें अब उसको और क्लियर सुनाई दे रहा था। उन आवाज़ों को सुनते हुए काव्या को अपने दिन के टुकड़े महसूस हो रहे थे। वो इन आवाज़ों से अनजान नहीं थी। वो जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ती है कि तभी उसके पैरों के सामने एक जूता दिखता है। वो इस जूते के ओनर को जानती थी, शायद से बहुत अच्छे से जानती थी। आश पास फेंके गए कपड़ों को देखने के बाद किसी के लिए ये इमेजिन करना मुश्किल नहीं था कि अंदर क्या हो रहा होगा उन मेन और वुमेन के फ्लो पर फेंके गए कपड़ों को देखकर। थोड़ी आगे जाने के बाद ही काव्या की नज़र मोनिका के बेड पर जाती है। सामने का नज़ारा देख काव्या का दिल टूट जाता है। चट्टू, मुझे तुमसे नफरत है। मोनिका के घर के नज़ारे को देखने के बाद भी काव्या ने खुद को संभाला था, पर उसके बेडरूम का नज़ारा देख काव्या के कदम पीछे होने लगते हैं। सामने बेड पर चल रहे उस स्क्रीन को देख काव्या का दिन बैठ जाता है। काव्या के सामने अभी उसका मगेटर रौनक और उसकी क्लोज फ्रेंड मोनिका थी। मोनिका और उसकी दोस्ती कॉलेज के वक्त से थी, जब से वो यहाँ बाहर पढ़ने आई थी, पर अभी सामने का नज़ारा देख उसका दिल बैठ गया था। अचानक से मोनिका की नज़र काव्या पर पड़ती है। काव्या को ऐसे आंखों में आंसू लिए देख मोनिका और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। अपने ही मगेतर को इस हाल में अपनी बेस्ट फ्रेंड के बेडरूम में उसको अपने बाहों में लिए देख काव्या गुस्सा के साथ साथ खुद को बेइज्जती भी महसूस होता है। वहीं अपने सामने काव्या को देखने के बाद मोनिका और ज़्यादा टीज कर रही थी रौनक को, और वो उसे और एक्साइटेड कर रही थी। हनी, क्या तुमने नहीं लगता आज ये करना ठीक नहीं था? क्योंकि हम तो ये हर रोज करते हैं, पर कल तुम्हारी शादी है काव्या के साथ। क्या तुमने नहीं लगता तुम्हें आज मेरे पास न आकर कल का अपने स्पेशल नाइट का अरेंजमेंट करना चाहिए था? स्पेशल नाइट? इतना बोलते हुए रौनक थोड़ा हंसने लगता है। फिर उसके बाद वो काव्या के चेहरे को पकड़ उसके होठों को चूमने के बाद बोलता है, मेरी वो सारी रातें स्पेशल हैं जो मैंने तुम्हारे साथ गुजारी हैं, और कल भला क्या स्पेशल होगा? मुझे नहीं लगता वो मुझे उस लेवल का सेटिस्फैक्शन दे पाएंगे जैसा तुम देती हो, इसलिए जब तक वह नहीं जानती तब तक हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। तुम तो बहुत कमीने हो। पर हनी, क्या हुआ अगर वो अचानक से यहाँ आ जाए और तुम्हें इस हालत में मेरे साथ देख ले? क्या तुम्हें गिल्टी फील नहीं होगा? क्यों भला? वैसे भी मैं अभी शादी में इंटरेस्ट नहीं, मैं लाइफ जीना चाहता हूँ, पर मुझे पता है वो अभी नहीं आएगी, क्योंकि वो अभी मेरे सपना लिए अपने ख्वाबों में डूबी होगी और मैं तुम्हारे में। मोनिका के बातों का बहुत ही आराम से जवाब दिया रौनक ने। उसके बाद वो अपने काम में लगा रहा। रौनक की यह बात सुन मोनिका उससे पूछती है, अगर तुम्हें उसके साथ शादी करने में इंटरेस्ट ही नहीं, फिर तुम उससे शादी क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता उससे शादी करने के बाद तुम मुझसे नहीं मिल पाओगे? अरे बेबी, तुम नहीं जानती क्या? मेरी मॉम को उनको काव्या कितना पसंद है, और इस लड़की ने मेरी साथ शादी की बात ना करके डायरेक्ट मेरी मॉम से बात की थी, इसलिए मैं इसे मना नहीं कर पाया। इतना बोलने के बाद रौनक मोनिका के अपने ऊपर खींच लेता है। इस रिएक्शन से मोनिका मुस्कुराते हुए उसके सीने पर अपनी उंगलियां घुमाते हुए बोलती है, हनी, तुम्हारी होने वाली वाइफ अभी हमें देख रही है। ऐसा नहीं हो सकता मेरी जान, मैंने अभी उसकी दोस्त से बात किया था, वो अपने रूम में। इतना बोलते हुए जैसे ही रौनक की नज़र गेट पर खड़ी काव्या पर पड़ती है, उसके चेहरे का रंग उतर जाता है। वो चौंकते हुए बोलता है, तुम यहाँ कैसे आ सकती हो? काव्या को देखते ही तुरंत से रौनक उस बिस्तर से उतरते हुए बोलता है। उस वक्त उसके चेहरे का रंग उतर गया था। वो काव्या की ओर चौंकते हुए एक्सप्रेशन से देख रहा था। At the moment his physical desire had already disappeared without a trace, and even there was no time to cover his naked body in panic. वहीं पीछे खड़ी मोनिका के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं था। वो उस रौनक के पीछे खड़ी अपने बिस्तर से चादर को उठा अपने शरीर पर ढक लेती है। उल्टा अभी उसके चेहरे पर एक जीत की मुस्कान थी। अपने सामने का ये नज़ारा देख काव्या खुद को रोने से नहीं रोक पाती। उसके आंखों से आंसू गिर रहा था। उसका दिल टूटा था, वह बहुत अधूरा महसूस कर रही थी। सामने का नज़ारा देख काव्या को काफ़ी गुस्सा भी आ रहा था, इसलिए उस चुपचाप से वहां से जाने के लिए मुड़ती है।
जैसे ही रौनक को अपनी दशा की अनुभूति होती है, वह तुरंत से खुद के शरीर पर टॉवल लपेटते हुए अपने चेहरे पर गिल्टी का एक्सप्रेशन दिखाते हुए काव्या का हाथ पकड़ बोलता है, मेरी बात सुनो। रौनक की यह बात सुन काव्या थोड़ा गुस्से में बोलती है, क्या अभी भी कुछ ऐसा है जो तुम मुझे एक्सप्लेन करना चाहते हो, जबकि मैंने सब कुछ अपनी आंख से देख लिया। काव्या की यह बात सुनने के बाद रौनक अपना सिर नीचे कर लेता है। रौनक को कुछ न बोलता देख पीछे खड़ी मोनिका, जो को अभी बिस्तर का वह चादर खुद के शरीर पर लपेटे हुए मुस्कुराए जा रही थी, वह आगे आकर बोलती है, तुम्हें नहीं पता, तुम सिर्फ इसकी माँ की पसंद हो, पर मैं इसकी। भले ही तुम्हें और इसको मिले 5 साल हुआ है, पर पिछले 3 साल से हम एक साथ सोते हैं, हम एक कपल की तरह अपनी लाइफ जी रहे हैं। ये सोचती हुए ही कि उसके सामने खड़ी यह सब बोलने वाली लड़की और कोई नहीं, उसकी खुद की दोस्त है। काव्या को खुद में घृणा महसूस होता है। मोनिका के इस बातों का जवाब देते हुए तुरंत से उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा खींच देती है। काव्या के मारते ही तुरंत से मोनिका नीचे गिर जाती है। मोनिका को इतना दर्द में देख तुरंत से रौनक उसके हाथों को पकड़ उससे पूछता है, मोनिका क्या हुआ, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? रौनक को मोनिका का इतना केयर करते देख काव्या को अपने सीने में दर्द सा महसूस होता है। कल वह इस लड़के के साथ शादी करने जा रही थी, जो अभी उसके सामने ही इस दूसरी लड़की के लिए फिक्रमंद है, जिसने इनका घर बर्बाद कर दिया। काव्या के चेहरे का ऐसे रंग उतरे देख मोनिका के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाता है। वह तुरंत से रौनक को पकड़ उसके गले से रोने लगती है, ये दिखाते हुए कि उसको बहुत दर्द हो रहा है। मोनिका को अपने गले से लगाए रौनक काव्या से थोड़ा गुस्से में बोलता है, तुम्हें नहीं लगता तुम ओवररिएक्ट कर रही हो? हम इसके बारे में बैठकर भी बातें कर सकते हैं, तुम्हें ऐसे किसी पर हाथ उठाने की जरूरत नहीं। रौनक की यह बात सुनकर मोनिका को बहुत गुस्सा आता है। वह मोनिका की ओर बढ़ते हुए बोलती है, मैं तो इस पर हाथ क्या पैर भी उठा सकती हूँ। इतना बोलते हुए काव्या मोनिका को मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर अभी काव्या मोनिका को मार पाती कि उससे पहले ही रौनक उसे दूर धकेल देता है। रौनक का ऐसा रिएक्शन देख काव्या बहुत अच्छे से समझ गई थी कि इस आदमी के नज़र में उसकी क्या इज्जत है। अपनी शादी के एक दिन पहले उस दूसरी लड़की के साथ सोना और पकड़े जाने के बाद भी उसे समझाने का छोड़ वह अभी भी उस दूसरी लड़की को बचाने में लगा है, जो बदकिस्मती से उसकी दोस्त है। रोहन की ओर नफरत भरी अपने आंखों से देखते हुए काव्या चिल्ला कर बोलती है, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। आई हेट यू रौनक, तुम मेरे लायक ही नहीं है। CH3 एक रात भाग 3 अपने आंख से अपने ही बॉयफ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड को शादी से एक रात पहले ऐसे रिश्ता बनाते देख काव्या का दिल टूट गया था। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। जो सपने वो पिछले कितने ही सालों से देखते आ रही थी, वो उसकी खुद की दोस्त ने एक झटके में ही तोड़ दिया था। वो इन सब को कैसे भुलाए, ये काव्या को समझ नहीं आ रहा था। मोनिका के उस घर से निकलने के बाद काव्या पागलों की तरह उस सुनसान रास्ते पर चली जा रही थी। आस पास से गुजरते लोग उसको एक नज़र जरूर देख रहे थे, पर काव्या को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके लिए अभी जैसे दुनिया ही रुक गया था। काव्या को समझ नहीं आ रहा था, आखिर उसके पीठ पीछे से 3 साल तक उसके दोस्त और मंगेतर ने उसको धोखा कैसे दे दिया। वो इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है, जो उसने कभी इस बात को नोटिस तक नहीं किया कि उसकी दोस्त और उसका बॉयफ्रेंड उसे चिट कर रहे हैं, वो भी पिछले 3 सालों से। मोनिका के उस घर से निकलने के बाद काव्या पागलों की तरह आगे बढ़ती जा रही थी। उसे कोई अंदाजा नहीं था वो कौन से डायरेक्शन में जा रही है। कुछ दूर आगे जाने के बाद काव्या के पैर रुक जाते हैं, जब उसकी नज़र रोड के साइड के उस बार पर पड़ती है, जहां अभी काफी भीड़ लगी हुई थी। अपने सामने बार को देख काव्या अपने आंसू पोंछ बार के अंदर चली जाती है। अंदर का माहौल काफी रंगीन था। म्यूजिक के शोर में लोग एक दूसरे के साथ डांस किए जा रहे थे। कुछ लोग कोने में बातें करते हुए अपने पार्टनर के साथ रोमांस कर रहे थे, तो वही कुछ लोग बार टेंडर के पास बैठ शॉट्स पर शॉट्स मारे जा रहे थे। संजना काफी लो फील कर रही थी, इसलिए वो आगे बढ़ बारटेंडर के पास जा ड्रिंक का ऑर्डर दे देती हैं। बारटेंडर संजना को एक बार देखने के बाद उसे तुरंत से शराब का एक ग्लास थमा देता है। संजना एक घुट में ही उस ग्लास को खत्म कर उस बारटेंडर से दूसरे ग्लास का इशारा करती है। संजना की ऐसी हालत देख बारटेंडर उससे ज्यादा कुछ न पूछते हुए उसे एक बोतल थमा देता है।
शराब की बोतल लिए संजना उसे मुंह से लगा पीने लगती है। संजना की आंखों के सामने बार बार उसकी दोस्त और बॉयफ्रेंड का वो बैठ का कुफू आ रहा था। कैसे वो दोनों नेकेड हुए उसके सामने खड़े थे। ये सब कितना कोशिश करने के बाद भी संजना के दिमाग से नहीं जा रहा था। अपने गम को भुलाने की कोशिश करते हुए संजना म्यूजिक की उस ताल पर तुमुकने लगती है जो अभी बज रहा था। डांस करते हुए अचानक से संजना की नज़र वहीं साइड के टेबल पर बैठे एक आदमी पर जाकर रुक जाता है। कोने में बैठने के बाद भी उस आदमी ने अभी कितने ही आसपास खड़ी लड़कियों का ध्यान खुद की तरफ खींचा था। अपने अट्रैक्शन बॉडी और लुक की वजह से वो सभी के अट्रैक्शन का केंद्र बना हुआ था। वो इस आदमी को बहुत अच्छे से जानती थी। जानती ही नहीं, वो उस आदमी से मिल भी चुकी थी। ये रौनक का बॉस रघुवेंद्र राणा था। यह आदमी रौनक का बॉयफ्रेंड था, जिससे रौनक ने ही एक बार उसे अपने ऑफिस की पार्टी में मिलाया था। उस वक्त काव्या इस आदमी से काफी प्रभावित हुई थी। हर्षवर्धन राणा को इस जगह देखकर काव्या थोड़ा हैरान हो जाती है। जैसे उस आदमी का औधा रुतबा है, उसे इस छोटी सी जगह पर आने की जरूरत नहीं थी, पर वह फिर भी यहाँ आया था। क्या सारे अमीर लोग ऐसे ही जगह पर आना पसंद करते हैं? काव्या शराब की बोतल अपने मुंह में लगाए हुए हर्षवर्धन की ओर देखे जा रही थी, जो कि अभी अपने ड्रिंक को खत्म करने में लगा था। हर्षवर्धन को देखते हुए अचानक से काव्या के दिमाग में एक प्लान आया। उसकी आंखें चमक उठी। आखिर उतने दिन से खुद के जीवन को ऐसे बोरिंग और आम तरीके से भी जी कर क्या फायदा कि आज लोगों ने उसकी भोलेपन का फायदा उठा लिया। वो हमेशा से ही अपने पति को अपना सब कुछ सौंपना चाहती थी, पर उसका फायदा हो क्या हुआ? आज जिसके लिए उसने 5 साल से सपने सजाए थे, उसने ही उसे धोखा दे दिया। काव्या हर्षवर्धन की ओर देखते हुए अपना पूरा बोतल खत्म करने के बाद अपने जगह से उठती है। अभी काव्या के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। वो धीरे धीरे उस आदमी की बढ़ती है जो अभी कितनों के अट्रैक्शन का केंद्र बना हुआ था। क्योंकि वो आदमी दिखने में काफी ज्यादा हैंडसम था, अभी उस क्लब के सभी लेडीज की नजर उसके ऊपर थी। काव्या को ऐसे खुद के ऊपर गिरा देख हर्षवर्धन उसे गुस्से में घूरता है। काव्या ये देख सकती थी कि उसे यूं काव्या का अपने बाहों में आना पसंद नहीं आया। हर्षवर्धन काव्या को गुस्से में खुद से दूर करता है कि तभी काव्या बोलती है, क्या कुछ देर हम साथ में बैठ सकते हैं? व्हाट? काव्या की यह बात सुनकर हर्षवर्धन चौंक जाता है। उसने नहीं सोचा था कि यह लड़की उससे ऐसा कुछ बोल देगी। हर्षवर्धन का ऐसा रिएक्शन देख काव्या उसके कानों के पास जा अपनी सिडेक्टिव आवाज में बोलती है, क्या कुछ देर हम साथ में बैठ सकते हैं? क्या तुम्हें मेरी शब्दों का मतलब समझ नहीं आ रहा, या फिर तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट ही नहीं? अभी काव्या पूरे नशे में थी। शायद यही वजह था कि वो हर्षवर्धन से इतना खुलकर बोल रही थी। काव्या को अपने दर्द भुलाने का सबसे अच्छा तरीका यही लग रहा था कि जैसे आज उसका भरोसा टूटा है, वो भी किसी का भरोसा तोड़े। काव्या का ऐसा यूं बोल्ड अंदाज देख हर्षवर्धन उसके ओर देखता है। इस लड़की की आंखों में अभी भी आंसू की झलक थी। तो क्या ये किसी और का गुस्सा निकालने के लिए उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है? यही सोचते हुए हर्षवर्धन अपने चेहरे पर एक तिरस्कार वाली मुस्कान लाते हुए हम बोलता है, मुझे नहीं पता था आजकल लड़कियां इतना खुल गई हैं लड़कों को अट्रैक्ट करने के मामले में। काव्या हर्षवर्धन इन बातों का मतलब बहुत अच्छे से समझती थी। वो जानती थी उसके सामने बैठे इस आदमी को अभी वो एक चिप औरत लग रही होगी। उसकी नज़र में अभी वह इस बार में आए उन लड़कियों की जैसी हैं जो किसी के साथ भी हम बिस्तर होकर उससे पैसे ऐंठती हैं। पर काव्या ये करना चाहती थी, इसलिए हर्षवर्धन की यह बातें सुन वह ताना मारते हुए बोलती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम ये करना नहीं चाहते, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमसे ये हो ही नहीं सकता? काव्या ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि किसी भी मर्द के लिए यह बात कितनी बड़ी है, किसी औरत के मुंह से यह सुनना कि वो कर नहीं सकता। काव्या की यह बात सुनते ही हर्षवर्धन के आंखों के गुस्सा बढ़ जाता है। वो तुरंत से काव्या के कमर को खींच अपने तरफ बोलता है, मुझे आशा है तुम आज की रात कभी नहीं भूलोगी। हर्षवर्धन की आवाज सुन काव्या उसके चेहरे पर अपना हाथ फेरते हुए मुस्कुरा देती है। तुरंत से हर्षवर्धन काव्या को अपने गोदी में लिए इस बार के एक कमरे में ले जाता है। कमरे में घुसते ही तुरंत से हर्षवर्धन उस कमरे की गेट बंद कर अपने चेहरे पर एक शातिर मुस्कान लिए हुए काव्या की ओर देखता है।
काव्या हर्षवर्धन के आंखों को अपने शरीर का यूं स्कैन करते देख थोड़ा घबरा जाती है। अगर वो आज नशे में नहीं होती तो किसी को भी ऐसे अप्रोच नहीं करती, और हर्षवर्धन जैसे आदमी को तो बिल्कुल भी नहीं। हर्षवर्धन कोई दूध का धुला आदमी तो था नहीं, भला वो इस तरीके से सामने से मिल रही है, प्रपोजल को कैसे रिजेक्ट कर देता। तुरंत से काव्या के करीब जाने लगता है। वैसे भी उसे ये लड़की काफी इंटरेस्टिंग लगी थी। CH4 हर लड़की बिकाऊ नहीं होती। 4 पूरी रात काव्या के शरीर के साथ खेलने के बाद हर्षवर्धन सो जाता। वही काव्या जी की नशे में थी। उसके लिए ये पहली बार का एक्सपीरियंस था। फिर भी उसे कुछ समझ नहीं आया। पर सुबह जैसे ही काव्या की नींद खुलती है, अपनी शरीर की दर्द और अग्रपन से उसे समझ आ रहा था कि कल रात हर्षवर्धन ने उसे कितना टॉर्चर किया है। ये सोचते हुए काव्या रविंद्र को मन में गाली देती है। कल रात वो एकदम बिस्ट बन गया था। बिस्तर पर बैठे हुए अपने शरीर पर उन निशानों को देखने के बाद काव्य का गुस्सा और बढ़ जाता है। उस आदमी ने कल रात उसे पूरी तरह से रौंदा है, अपनी मर्दानगी दिखाने के चक्कर में। तुम्हें कैसा फील हो रहा है? क्या तुम अब सेटिस्फाई हो? क्या तुम्हें अब विश्वास है कि मैं कुछ कर सकता हूँ? काव्या बिस्तर पर बैठे अपने शरीर को देखते हुए ये सब सोच ही रही थी कि तभी पीछे से यह आवाज आती है। काव्या पलट कर देखती है तो पीछे अभी हर्षवर्धन अपने चेहरे पर एक मुस्कान लिए उसकी तरफ ही घूरे जा रहा था। हर्षवर्धन को देखते ही काव्या अचानक से उस बिस्तर के चद्दर उठा खुद के शरीर पर लपेट लेती है। वह अभी पूरी तरह से नेकेड थी। हाँ, भले ही उसने कल रात इस आदमी को अप्रोच किया था, पर वह अब उस आदमी के सामने ऐसे नेकेड अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। काव्य का ऐसा रिएक्शन देख हर्षवर्धन के चेहरे पर तुरंत से मुस्कान आ जाती है। वह काव्य की ओर देखते हुए मुस्कुराकर बोलता है, अब तुम मेरे सामने इतना सती सावित्री होने का नाटक कर रही हो, जबकि कल रात तो तुमने मुझे काफी इम्प्रेस किया अपने उस बोल्ड अंदाज से। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलने के बाद हर्षवर्धन अपने बिस्तर से उठते हुए काव्या को पीछे से पकड़ उसके गले के पास किस करता है। हर्षवर्धन का ऐसा करते देख तुरंत से काव्या उससे दूर हो अपना कपड़ा समेटने लगती है, जो कि अभी बिस्तर के चारों तरफ से फेंके हुए थे। काव्या अभी हर्षवर्धन के सामने अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। इस हालत में तुरंत से काव्या अपने कपड़ों को वापस से पहन हर्षवर्धन से बोलती है, तुमने मुझे काफी सेटिस्फाई किया। तुम वाकई में एक अच्छी पर्सनैलिटी के आदमी हो। काव्या की यह बात सुनकर हर्षवर्धन के चेहरे का मुस्कान गायब हो जाता है। वो अभी उस लड़की को गर्घिन भरी नजरों से देखते हुए बोलता है, क्या तुम सच में लोगों का बिस्तर गर्म करने का काम करती हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आता ये सब करते हुए? हर्षवर्धन की यह बात सुनने के बाद काव्या चुप हो जाती है। उसे सच में खुद में शर्म आ रहा था। काव्या को ऐसा ना बोलते देख हर्षवर्धन बिस्तर से उठते उसकी तरफ बढ़ने का होता है कि तभी हर्षवर्धन की नज़र बिस्तर पर पड़े उन रेड निशान पर पड़ती है। उस निशान को देखने के बाद काव्या का दिल भी एक बार के लिए धड़कना बंद हो जाता है। 5 साल तक रौनक के साथ रिश्ते में रहने के बाद भी काव्या ने सिर्फ उसको गले से लगाया था और किस लगा किया था। उनके बीच इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि वह अपना फर्स्ट टाइम अपने वेडिंग नाइट को खोना चाहती थी। पर कल रात जो कुछ भी उसने मोनिका के घर पर देखा, उसके बाद उसका सारा सपना टूट गया। इसीलिए इतने सालों से खुद को अपने वेडिंग नाइट के लिए बचाए रखने वाली काव्या ने कल रात अपना मोस्ट प्रेशियस फर्स्ट टाइम एक अनजान आदमी को दे दिया। बिस्तर पर पड़े उन लाल निशानों को देखने के बाद हर्षवर्धन ये बहुत अच्छे से समझ चुका था कि काव्य ने कल अपना फर्स्ट टाइम उसे दिया है। वो इससे पहले किसी के साथ इतना क्लोज नहीं हुई। इसलिए वह काव्य की ओर देखते हुए आराम से पूछता है, क्या ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम था? उद्धरण चिन्ह। हर्षवर्धन की यह बात सुनने के बाद काव्या अपने ध्यान से वापस आई। जैसे ही उसका ध्यान हर्षवर्धन के क्वेश्चन पर गया, वह अपने चेहरे पर एक तीखी मुस्कान लाते हुए हर्षवर्धन का मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोलती है, क्यों, क्या हुआ? तुम्हें मजा नहीं आया? अब तुम्हें मेरे वर्जन होने से कॉम्प्लेक्स है? उद्धरण चिन्ह। बिस्तर पर पड़े उस लाल निशान को देखकर जहां थोड़ी देर पहले हर्षवर्धन को इस लड़की के कल रात के बिहेवियर को देखने के बाद कुछ समझने का मन हुआ था, वही काव्या की यह बात सुन हर्षवर्धन का गुस्सा वापस आ जाता है। वो काव्या को तिरस्कार भाव से देखते हुए बोलता है, चलो ठीक है, मैंने बहुत मजे किए, अब तुम बताओ तुम्हारा चार्ज कितना है? चार्ज?
ये सब सुन काव्या को काफी बुरा लगता है। कल रात जो कुछ भी उसने देखा था उसे भुलाने के लिए वह इस आदमी के पास आई थी। वह रौनक को ये दिखाना चाहती थी कि अगर वो किसी के साथ हमबिस्तर हो सकता है तो वो भी हो सकती है। पर हर्षवर्धन के मुंह से ऐसी बातें सुन काव्या का दिल टूट जाता है। उसे खुद में खुद के लिए घृणा महसूस होता है। फिर भी वह अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान दिखाते हुए हर्षवर्धन के सामने आ उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां फेरते हुए बोलती है, कल रात मुझे जो चाहिए था वह मुझे मिल गया। मुझे लगता है तुमने भी काफी एंजॉय किया है। एक वर्जन लड़की का फर्स्ट लेना तुम्हारे लिए भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा। अब मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं। हर लड़की जो तुम्हारे साथ सोए वह जरूरी नहीं कि तुमसे पैसे ही ले। उद्धरण चिन्ह। राघवेंद्र को इतना बोलने के बाद काव्या उधर से निकलने लगती है। वही हर्षवर्धन ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये लड़की है कौन, और बिना पैसों के उसने उसे कल रात से सेड्यूस क्यों किया। आखिर वह उससे क्या चाहती है कि तभी काव्या गेट पर ही रुक वापस से पीछे मुड़कर बोलती है, आज के बाद तुम मुझे नहीं जानते और न ही मैं। कल रात जो कुछ भी हमारे बीच हुआ उसे हम दोनों एक हसीन सपना समझकर भूल जाए। यही हम दोनों के लिए अच्छा होगा। इतना बोलने के बाद काव्या रुकी नहीं, वह उस रूम का गेट खोल वहां से बाहर निकल जाती है। वही रूम में बैठा हर्षवर्धन के नजरों के सामने बार बार उस लड़की का कल रात उसे सेंड्यूस करना और अभी बिस्तर की जो हालत घूम रहा था। CH5 उसकी तरफ आकर्षित उस रूम से निकलने के बाद तुरंत से काव्या अपनी दोस्त दिव्या के घर के लिए निकलती है, जहां वो और दिव्या रहते थे। काव्या को वापस आए देख लिविंग रूम में लगे सोफे पर बैठी दिव्या तुरंत से आकर उसे गले लग जाती है। वो काव्या को ले जाकर सोफे पर बैठाते हुए उससे पूछती है, कल रात तू कहाँ थी? मैंने तुझे कितना कॉल किया पर तेरा फोन भी ऑफ आ रहा था। पता है मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हो गई थी। क्या तुम कल रात रौनक के साथ थी? तुम्हें पता है न, तुम्हें शादी के एक रात पहले रौनक के साथ नहीं रहना था। क्या कल तुम दोनों ने? दिव्या अभी बोल ही रही थी कि तभी उसकी नज़र काव्या के शरीर पर पड़े उन निशानों पर गई। गले पर दिख रही वो लव बाइट्स देख कोई भी समझ सकता था कि कल रात काव्या का कैसा गुजरा है। उस लव बाइट्स को देखते हुए दिव्या छोरा मुस्कुराने के बाद डांटने वाली आवाज में बोलती है, तेरा भी मानना पड़ेगा, इतने सालों से खुद को वर्जन रखा था। क्या शादी से एक रात पहले उसी लड़की के साथ अपना वर्जिनिटी खोना जरूरी था? वैसे भी आज रात से हर रात तुम दोनों का होगा, फिर ये सब क्यों? अपनी दोस्त की ऐसी हालत देख दिव्या काफी शर्मा रही थी। उसकी दोस्त हमेशा से खुद को रौनक से दूर रखती दी थी, पर आज देखो उसने शादी से एक रात पहले अपना सब कुछ उसे दे दिया। क्या यह उसकी दोस्त का कोई विल्डेड फैंटेसी था कि साथ के एक रात पहले अपना वर्जिनिटी खोना? अभी दिव्या ये सब खुद में समझ ही रही थी कि तभी काव्या बोलती है, तुमने बिल्कुल सही सोचा, कल रात मैंने किया है एक आदमी के साथ, पर वो आदमी रौनक नहीं था। काव्या का अभी रौनक का नाम लेने में भी गुस्सा आ रहा था। कल रात उसका और मोनिका का वो बैड कुंफू अभी भी उसके आंखों के सामने घूम रहा था। ये तू क्या बकवास किए जा रही है? कल रात तूने किसी और के साथ गुजारी, पर क्यों? आखिर तू ऐसा कैसे कर सकती है? ये सब हो क्या रहा है? दिव्या को ऐसे चौके देख काव्या उसे सब कुछ बता देती है कि कैसे कल रात वो अपने वेडिंग ड्रेस के मिसिंग पार्ट को लाने गई थी, जहां उसने अपनी आंखों से मोनिका और रौनक को उस हालत में देखा। काव्या के मुंह से यह बात सुनने के बाद दिव्या का गुस्सा भी बढ़ जाती है। वो गुस्से से अपने मोबाइल निकाल उसने रौनक फोन नंबर निकाल उसे कॉल करने की कोशिश करते हुए काव्या से बोलती है, वो कमीना तेरे साथ ऐसा कर भी कैसे सकता है? उसकी हिम्मत कैसे हुई? मैं उसको जान से मार दूंगी। तू रुक, अभी मैं उससे बात करती हूँ। दिव्या का ऐसा करते देख काव्या दिव्या के हाथों से उसका फोन ले रौनक का नंबर हटाते हुए उससे बोलती है, बेबी तुझे ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं। अब मैं उस जैसे गिरे लड़के से शादी भी नहीं करना चाहती। अभी मैं सपना शादी कैंसिल कर रही हूँ। काव्या की यह बात सुनकर दिव्या शांत हो जाती है। वो अपने दोस्त की ओर देखती है, जिसकी आंखों में अभी आंसू भरा था। दिव्या ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि काव्या ने अपनी शादी के लिए कितनी प्लानिंग की थी।
अपनी फैमिली से सही सपोर्ट ना मिलने के बाद भी काव्या ने अपने जॉब से पैसे इकट्ठे कर उससे शादी का अरेंजमेंट किया था। वह रौनक के साथ अपनी नई जिंदगी जीने के लिए काव्या काफी एक्साइटेड थी। काव्या को ऐसे देख दिव्या उसे गले लगा लेती है। वह अपनी दोस्त का दुख समझती थी। दिव्या तुरंत से काव्या को गले लगा लेती है। वो जानती थी कि उसकी दोस्त कितने दर्द में है, वह भले ही उससे अपना फीलिंग शेयर नहीं करना चाहती थी। दिव्या को ऐसे गले लगाए देख काव्या अपने चेहरे पर एक फीकी मुस्कान दिखाते हुए बोलती है, शायद से वह मेरा नहीं था जिसके पीछे मैं भाग रही थी। खैर तू ये सब जाने दे, अभी मैं काफी थकी हुई हूँ, मुझे आराम करना है। जिस लड़के से 5 साल लगातार प्यार किया उससे मिले ऐसे दर्द को देख काव्या का दिल कितना टूटी था, यह बात दिव्या भी समझ सकती थी। इसीलिए दिव्या ने काव्या को नहीं रोका। काव्या अपने रूम में जाकर बिस्तर पर लेट कल रात उसके साथ क्या क्या हुआ यही सब सोचते हुए रोने लगती है। पता नहीं रोते रोते कब काव्या को नींद लग गया। उसे ये भी अंदाजा नहीं था कि वह कितने घंटे सोई, उसे यह भी नहीं पता था। पर जैसे ही उसकी नींद खुलती है उसे बाहर से चिल्लाहट की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वह उस आवाज़ बहुत अच्छी तरह से जानती थी। ये रौनक और उसकी दोस्त दिव्या की आवाज़ें थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी दिव्या रौनक से लड़ रही थी। तुरंत से काव्या अपने बेडरूम का गेट खोलते हुए बाहर निकलती है। उसने जैसा सोचा था वही हुआ। अभी रौनक उससे मिलने की कोशिश कर रहा था, वही उसकी दोस्त दिव्या उसे गेट की तरफ से आने से रोक रही थी। काव्या जैसी बाहर निकलती है उसकी नज़र रौनक से पड़ती है। रौनक को देखते ही काव्या का गुस्सा बढ़ जाता है। वह उसकी तरफ गुस्से में बढ़ती है। काव्या को ऐसे अपने तरफ आते देख रौनक अपने चेहरे पर मुस्कान लिए बोलता है, थैंक गॉड बेबी, तुम आ गई, वरना तो ये तुम्हारी दोस्त ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। वह मुझे तुमसे मिलने भी नहीं दे रही थी। तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना, निकलो इस घर से। काव्या को ऐसे गुस्से में देख रौनक अपने चेहरे पर गिल्टी वाले एक्सप्रेशन लाते हुए अपना हाथ जोड़ काव्या से बोलता है, बेबी आई एम सॉरी, तुम मुझे एक मौका दो, मैं तुमने सब कुछ एक्सप्लेन करता है। तुम मुझसे आखिर क्या बोलना चाहते हो? कि तुमने कल रात कितने मजे किए मोनिका के साथ बेड पर? क्या तुम मुझे यही डिस्क्राइब करना चाहते हो? काव्या ने ये बात रौनक का मजाक उड़ाते हुए कहा था। रौनक के काव्या का तना बहुत अच्छे से समझ आ रहा था। वह तुरंत से अपने चेहरे पर उदासी दिखाते हुए काव्या से बोलता है, मुझे पता है बेबी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, पर तुम्हें पता नहीं उस रात जब हम चारों पार्टी में थे तो उसी दिन तुम्हारे आ जाने के बाद मैंने और मोनिका ने अपना कंट्रोल खो दिया था और उसके बाद मुझे उसकी ज़रूरत हो गई। मैं उसके साथ अपना हर रात बिताने लगा। इसमें उसकी उद्धरण चिन्ह, प्लीज़ लीव माई हाउस। मैं तुम्हारे दोनों के पैसन की कहानी डिटेल में सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं। जैसा कि तुमने कहा कि तुम मुझसे शादी करने में इंटरेस्ट नहीं, तो फिर ठीक है, आज से मैं तुम्हें आज़ाद करती हूँ। तू अपनी रातें जहाँ चाहे वाला गुजारो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। काव्या रौनक के मुंह से उसकी लव स्टोरी मोनिका के साथ सुन काफ़ी गुस्से में थी। इतनी गलती करने के बाद भी वो आदमी उससे माफ़ी मांगने के बजाय दूसरी औरत का तारीफ किए जा रहा था, जिसने उसे अपने तरफ इस हद तक अट्रैक्ट किया कि वो उसके लिए हर रात उसके घर चला जाता था। उसके बिना उसकी रातें नहीं कटती थी, जिसके लिए उसने उसका दिल तोड़ा। यही सब सोचते हुए काव्या गुस्से में उससे इतना बोल हट जाती है। CH6 प्यार और शादी रौनक की बातें सुनने के बाद काव्या गुस्से में जाकर अपने रूम का दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। काव्या को ऐसा करते देख रौनक उसके गेट की तरफ बढ़ता है। वो यहाँ कितने बार पहले भी आ चुका था। उसकी दोस्ती दिव्या से भी अच्छी थी, पर आज नहीं। रौनक को ऐसे काव्या के रूम की तरफ बढ़ते देख दिव्या तुरंत से सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। वो उस आदमी की ओर गुस्से में देखते हुए बोलती हैं, तुम जैसे का तारांकन को तो अपनी शक्ल भी नहीं दिखाना चाहिए था हमें, पर तुम्हारे हिम्मत का कोई जवाब नहीं, तुम यहाँ तक आ गए। तुम अभी फालतू की बकवास मत करो, मेरे सामने से हटो। अभी मुझे काव्या को समझाने की ज़रूरत है। तुम्हें पता है ना वह मुझसे कितना प्यार करती है। अगर मैं उसे ऐसे छोड़ दूंगा तो वह क्या करेगी, तुम सोच भी नहीं सकती। रौनक की यह बात सुन दिव्या थोड़ा मुस्कुराने लगती है।
वह अभी थोड़ी देर पहले काव्या के शरीर पर पड़े उन निशानों के बारे में सोचते हुए रौनक से मुस्कुरा कर बोलती है, तुम्हें उसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं, मैं उसे संभाल लूंगी या फिर कोई तुमसे बेहतर होगा जो उसे संभाल लेगा। अब तुम मेरे घर से वापस निकलो वरना मैं अभी पुलिस को कॉल लगा दूंगी। तुम्हारी तो। दिव्या की यह बात सुन रौनक उसके और गुस्से में देखते हुए बोलता है। पर रौनक को ऐसा गुस्से में देख तुरंत दिव्या अपने फ़ोन पर पुलिस का नंबर डायल करने लगती है। ये देख रौनक अभी ज़्यादा कुछ ना कर वहाँ से चला जाता है। वही कमरे के अंदर फर्श पर बैठी काव्या अभी रौनक ने जो कुछ भी बोला था उसके बारे में सोचते हुए अपने पैरों को समेटे हुए रोए जा रही थी। इसका क्या मतलब कि वह उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया था। इसका मतलब तो यही हुआ कि काव्य ने उसे खुद को हाथ नहीं लगाने दिया तो वो बाहर चला गया मुंह मारने के लिए। इसमें उसको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ा क्योंकि उसकी खुद की दोस्त अपना सब कुछ लुटाने के लिए रौनक का बाहें फैलाए इंतजार कर रही थी। काव्या को खुद के लिए बुरा लग रहा था। पिछले 5 सालों से भला वो खुद को कैसे इतने घटिया आदमी से प्यार कर सकती थी। वह उसका सपना कैसे देख सकती थी जिसने सिर्फ अपने फिजिकल नीड के लिए उसको कुछ भी नहीं समझा, उसके प्यार को महत्व नहीं दिया। रौनक के जाने के बाद दिव्या काव्या के दरवाजे पर बार बार नोक किए जा रही थी। वो काव्या को गेट खोलने के लिए बोल रही थी पर काव्या तो अपना रोने में लगी थी। काव्या को ऐसे गेट ना खोलता देख दिव्या बाहर से बोलती है, मुझे नहीं पता यार तुझे ऐसा क्यों लगता है, तेरे रोने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस जैसे कमीनी आदमी के लिए रोके क्या फ़ायदा जिसने तेरी सही वैल्यू नहीं की। दिव्या की यह बात सुन काव्या अपने रूम का गेट खोलती है। वो जानती थी उसके लिए अभी सिर्फ दिव्या ही परेशान थी, बाकी सारे लोग उसके लाइफ में अपने अपने में बिजी थे। जब उसके खुद के पेरेंट्स को उससे कोई खास लगाव नहीं था तो वो भला दूसरों से क्या ही उम्मीद कर सकती है। तुरंत से काव्या गेट खोल दिव्या से जाकर लिपट जाती है। काव्या को ऐसे रोते देख दिव्या उसको समझाने की कोशिश करते हुए बोलती है, कोई बात नहीं यार सब ठीक हो जाएगा, तू जो डिजर्व करती है वो तुझे जरूर मिलेगा। अब तू प्लीज इस जैसे कमीने के लिए रोना बंद कर। पता नहीं कितने ही वक्त तक काव्या ऐसे ही रोती रही, उसकी आंखें लाल हो गई थी। वही दिव्या काव्या को समझाते हुए उसके साथ ही बैठे रही। जब बाद में काव्या रोते रोते सो गई तब जाकर दिव्या ने उसे बेड पर सुलाया था। काव्या को ध्यान नहीं रहा कि वो कितने घंटे सोई रही पर नींद में भी उसे रौनक और मोनिका एक दूसरे के साथ बिस्तर पर खेलते दिखाई दे रहे थे। काव्या की जैसे ही नींद खुलती है तो उसके सामने सबसे पहले दिव्या का चेहरा आता है जो कि अभी अपने हाथ में जूस का गिलास पकड़े हुए थी। काव्या को ऐसे उठते देख दिव्या उसकी तरफ वो गिलास बढ़ाते हुए बोलती है, पिछले 2 दिन से तुमने कुछ खाया पिया नहीं है, अब अगर ऐसा ही रहा तो तेरी हालत खराब हो जाएगी। मुझे तुम्हें लेकर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, चुपचाप से यह पी ले, मुझे भूख नहीं। काव्या तुरंत से दिव्या की बातों का जवाब देते हुए वापस से चादर के अंदर अपना सिर ढक लेती है। पर इस बार काव्या को ऐसा करते देख दिव्या तुरंत से ग्लास टेबल पर रखने के बाद गुस्से में काव्या के ऊपर से उस चादर को दूर खींचते हुए बोलती है, क्या तू पागल हो गई है? तू कैसे एक आदमी के लिए इतना कुछ कर सकती है? क्या तुझे कोई आदमी कितना लाचार बना सकता है, वह भी एक कमीना। दिव्या की यह बातें सुनने के बाद काव्या कोई जवाब नहीं देती। वो चुपचाप से अपना सिर नीचे किए हुए बैठी थी। वह कैसा भी था, काव्या ने तो उससे सच्चा प्यार किया था, उसने तो उसके साथ जीने के लिए सपने बुने थे। ये सब सोचते हुए काव्या को अभी भी उसके दिल में अभी भी दर्द हो रहा था। काव्या ने तो सोचा था कि वो रौनक के साथ उसकी जिंदगी की नई स पे छोटी ऊ की मात्रा रव पे आ की मात्रा टल आएगी, पर सब बर्बाद हो गया। काव्या को ऐसे उदास देख दिव्या उसके पास आकर बैठ उसे अपने गले लगाते हुए बोलती है, मुझे पता है तेरी जिंदगी रुक सी गई है, पर उस जैसे कमीनी के लिए रोकर तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। इससे अच्छा तू उससे 10 गुना ज्यादा अच्छा आदमी डिजर्व करती है, जो सिर्फ तुझे प्यार करेगा। तू ऐसे ही रोती रहेगी और वहाँ रौनक मोनिका के साथ शादी करके अपना जिंदगी एंजॉय करेंगे। इससे अच्छा है कि तू उससे बेहतर आदमी के साथ अपना घर बसा ले। यह उसके चेहरे पर एक जोरदार तमाचे से कम नहीं होगा, जो जिंदगी भर महसूस होगा। काव्या अपना सिर उठा अपने दोस्त की ओर देखती है जिसकी आंखों में भी आंसू था, पर वह उसे कंफर्ट करने में लगी थी।
सभी तरफ से धोखा मिलने के बाद आज काव्या के पास सिर्फ दिव्या ही ऐसी थी जो उसके लिए सही सोचती थी। आज अगर दिव्या उसके साथ नहीं होती तो पता नहीं कौन उसे संभालता। दिव्या की नज़र जैसे ही काव्या पर पड़ती है जो अभी उसको ही घुरे जा रही थी। काव्या को ऐसे देख दिव्या अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए बोलती है, अब बस कर यार, देख तुझे ऐसे रोते देख मेरी भी आंखों से आंसू आ गया है। चुपचाप से जल्दी से एक हॉट सा ड्रेस पहन तैयार हो जा। हम आज शॉपिंग के लिए जाने वाले हैं और आज से उस कमीनी का तेरे जीवन में कोई जगह नहीं। काव्या उठना तो नहीं चाहती थी पर दिव्या के इतना इंसिस्ट करने के बाद काव्या हार मान कर उठती है। इसके बाद दिव्या उसे बाथरूम में धक्का दे देती है। थोड़ी देर बाद दोनों तैयार होने के बाद अपने अपार्टमेंट से निकलते हैं। उनके अपार्टमेंट से कुछ दूरी पर ही उस शहर का सबसे बड़ा मॉल था। काव्या इस मॉल के बारे में जानती थी। ये रौनक की कंपनी से जुड़ा हुआ था। रौनक से जुड़े कहीं भी जगह पर काव्या नहीं जाना चाहती थी पर अभी दिव्या को इतना उत्साह देख वह कुछ नहीं बोलती। वह उसके साथ उस मॉल के अंदर चली जाती है। मॉल के अंदर जाते ही तुरंत से दिव्या वुमन क्लॉथिंग के पास जहां वहां से ढेर सारे कपड़े उठा लेती है। दिव्या ने बहुत सारी शॉपिंग कर ली थी। वही काव्या अब तक शांति से पीछे खड़ी थी। उसने अब तक कुछ भी नहीं लिया था क्योंकि उसका मन ही नहीं हो रहा था। वह तो बस अभी अपने दोस्त के लिए आ गई थी। दिव्या शॉपिंग करने में व्यस्त थी। वही काव्य मॉल के अंदर खड़े लोगों को देख रही थी कि तभी अचानक से उसकी नज़र सामने से आ रही उन कपल पर पड़ती है। ये रौनक और मोनिका थे। उन दोनों को देखते ही काव्या का दिल बैठ जाता है। वह कांपने लगती है। रौनक और मोनिका को अपनी तरफ आते देख वह काव्या का हाथ खींच उसे वहां से ले जाने की कोशिश करने लगती है। काव्या को ऐसा करते देख दिव्या बोलती है, अभी तो मैंने शॉपिंग करना स्टार्ट ही किया है, मुझे थोड़ी और शॉपिंग करनी है, तू थोड़ा वेट कर। अभी हम नहीं जा रहे हैं। नहीं, अभी मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, तू चल हम दूसरे डिपार्टमेंट में चलते हैं। तुरंत से काव्या दिव्या की काटते हुए उसका हाथ खींच दूसरी तरफ मुड़ते हुए बोलती है। दिव्या को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर काव्या ऐसा क्यों कर रही है, पर जैसे ही उसके सामने मोनिका और रौनक आकर खड़े हो जाते हैं तब दिव्या चौंकते हुए काव्या की ओर देखती है जिसके चेहरे का रंग उतर गया था उन दोनों को अपने सामने देखकर। काव्या के चेहरे का ऐसा रंग उतर देख और उन दोनों को ऐसे हाथ में हाथ डालते हुए अपने सामने खड़े देख दिव्या का गुस्सा बढ़ जाता है। वह गुस्से में कुछ बोलना के लिए अभी अपना मुंह खोलने ही वाली थी कि तभी मोनिका काव्या का मजाक उड़ाने वाले स्वर में बोलती है, क्या इत्तेफाक है, मुझे यकीन नहीं था मैं तुमसे आज मिलूंगी। वैसे मानना पड़ेगा प्यार और शादी का गम तुमने बस 2 दिन में ही भुला दिया और आज ऐसे शॉपिंग करने चली आई। मोनिका की यह बात सुनने के बाद काव्या खुद को और स्ट्रांग करने की कोशिश करती है। वह भले ही अंदर से कितना भी क्यों ना टूटी हो, भले ही उन दोनों को ऐसे देखकर उसका दिल रो रहा है, पर वह ऐसे खुद को उनके सामने कमजोर दिखाकर उन्हें अपना फायदा उठाने नहीं दे सकती थी। इसीलिए काव्या बिना कुछ बोल उन दोनों की ओर घूरती है। मोनिका की बातें सुन काव्या तो कुछ नहीं बोलती, पर मोनिका की इन बातों का जवाब देते हुए दिव्या बोलती है, रोया और उदास उसके लिए होया जाता है जो डिजर्व करता है, उसके लिए क्या फ़ायदा रोकर जो हर दूसरी लड़की पर मुंह मारता हो। तुम थोड़ा संभल के रहना, वरना मुझे लगता है अगली बार जब रौनक किसी और की बिस्तर पर पाया गया तो तुम शायद से बर्दाश्त ना कर पाओ, क्योंकि तुम तो खुद ही किसी का जूनियर बनने पिछले 3 सालों से थी। CH7 बिस्तर का प्यार। दिव्या की बात सुनने के बाद मोनिका का चेहरा गुस्से में लाल हो जाता है। वो दिव्या की ओर गुस्से में देखते हुए बोलती है, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा बोल रही हो? आखिर हमने क्या गलत किया? मैं और रौनक एक दूसरे से पिछले 3 साल से प्यार करते हैं, हम लिविंग में थे, तो भला मैं जूनियर कैसे हुई? मोनिका की यह बात सुन दिव्या पागलों की तरह मुस्कुराते हुए बोलती है, इसे प्यार नहीं हवस कहते हैं। तुम लोग साथ सोते हो, ये प्यार कहाँ से हुआ? प्यार वो था जो काव्या ने रौनक से किया था, पर यह कमीना उस लायक नहीं, इसीलिए तो उसे तुम्हारी जैसी बिच पसंद आ गई। जो लड़की अपने ही बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड को सेड्यूस करे, उसे और भला क्या ही उम्मीद किया जा सकता है। दिव्या को ऐसे खुद के लिए लड़ते देख कर काव्या तुरंत से उसके पास जा उसके हाथ को पकड़ वो वहां से ले जाने की कोशिश करते हुए बोलती है, तुम्हें कोई जरूरत नहीं ऐसे लोगों से मुंह लगाने की, मुझे अब इनसे कोई मतलब नहीं, चलो यहाँ से। क्योंकि वहां पर अभी काफी लोग इकट्ठे हो गए थे, इसलिए काव्या नहीं चाहती थी
कि अब यहाँ और तमाशा बने। रौनक, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें इन्हें सही से एक्सप्लेन करना चाहिए? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसमें भला इनको इतनी क्या आपत्ति है? और यह सिर्फ मुझे ही क्यों बोल रहे हैं? क्या तुम मेरे लिए कोई स्टैंड नहीं देने वाला? दिव्या की बकवास सुन मोनिका रौनक का हाथ खींचते हुए बोलती है। अभी मोनिका के चेहरे पर उदासी था। वह खुद को बहुत कमजोर लाचार दिखा रही थी। मोनिका को ऐसे देख रौनक अपने सामने से जा रहे काव्या से बोलता है, मुझे लगता है हमारे बीच जब सब कुछ खत्म हो गया है तो ये बार बार मोनिका को ऐसे तंग करने की कोई ज़रूरत नहीं। और ये तुम्हारी दोस्त बहुत ज़्यादा बदतमीज है, इसमें उस दिन मेरे साथ भी बदतमीजी की थी और अब मोनिका के साथ भी। रौनक की यह बातें सुन काव्या पीछे मुड़कर देखत है तो अभी रौनक अपने चेहरे पर गुस्सा लिए उसकी ओर ही घूरे जा रहा था। वही मोनिका अभी रौनक से बच्चों की तरह चिपके हुए थी। उन दोनों को ऐसे देख काव्या को काफी बुरा लग रहा था। जिससे उसने उतना प्यार किया वह आज उसके सामने अब खुलेआम दूसरी लड़की के साथ ऐसे घूम रहा है। रौनक और मोनिका को ऐसे देख काव्या भी गुस्से में बोलती है, मेरी दोस्त ने कहीं कुछ भी गलत नहीं किया। दिव्या ने जो कुछ भी कहा वह सब सच है। मेरे साथ ऐसा धोखा देने के बाद क्या तुम्हें लगता है तुम इतनी आराम से रह सकते हो? और वैसे भी जो जैसा होता है दुनिया उसे वैसे ही बोलती है। अभी काव्य में अपने आसपास के लोगों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वह ये बात काफी गुस्से में और चिल्लाते हुए बोली थी, इसलिए उसके आसपास खड़े लोगों ने भी यह सब सुना। काव्या को ऐसे बोलते देख मोनिका उसके पास पूरा गुस्से में बोलती है, काव्या देख तुम क्या दिखाने की कोशिश कर रही हो? तुम्हें लगता है लोगों के सामने ऐसे झूठ मूठ का बदनाम करने के बाद तुम सही साबित होती हो? मैं और रौनक एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो भला मेरे साथ क्यों होता? हम अपने लाइफ में खुश हैं, अब तुम भी अपने लाइफ में आगे बढ़ो, कोई अपने ढंग का ढूंढो, ऐसे बार बार हमें इंसल्ट करना बंद करो। मोनिका की यह बात सुन काव्या भी उसका मजाक उड़ाते हुए बोलती है, बिस्तर पर साथ सोने से प्यार नहीं हो जाता। खैर इसमें तुम्हारी भी उतनी गलती नहीं, तुम दोनों ही चिप हो। अच्छा हुआ तुमने मुझे रौनक जैसे लड़के से आज़ादी दिलवा दिया। काव्या अब उन दोनों से कोई भी बातें नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह मोनिका से इतना बोल वहां से जाने लगती है। वही पीछे खड़ा रौनक जब काव्या के मुंह से अपने लिए ऐसे शब्द सुनता है तो उसका मुंह उतर जाता है। कल तक जो लड़की उसके लिए जिया करती थी, आज वो उससे इतना नफरत करती है कि उसे अब उसका चेहरा नहीं देखना। जहाँ एक तरफ रौनक को खुद के लिए बुरा लगता है, वही काव्या की यह बात मोनिका को ताना जैसा लगता है। वो अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान दिखाते हुए काव्या से बोलती है, मुझे नहीं लगता कि इसमें रौनक की और गलती है। काव्या तुम्हें क्या लगता है कोई भी लड़का तुम्हारी जैसी लड़की को डेट नहीं करना चाहेगा? अब रौनक भी तुम्हें नहीं मिला इसका मतलब यह नहीं कि तुम उसका इंसल्ट करो। अंगूर नहीं मिला इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों से बोलो कि अंगूर खट्टा है। इतना बोलने के बाद मोनिका काव्या की ओर बढ़ती है। रौनक का हाथ पकड़े हुए मोनिका अभी काव्या को अपनी और रौनक के प्यार दिखाने की कोशिश कर रही थी। देखा जाए तो वह सिर्फ काव्य को जलाना चाहती थी, क्योंकि मोनिका काव्य की दोस्त थी, इसलिए उसे बहुत अच्छी तरह से पता था कि काव्या रौनक को कितना प्यार करती थी, वह उसे कितना पसंद करती थी। अक्सर काव्य मोनिका के सामने रौनक की बातें किया करती थी, इसीलिए काव्या को तंग करने के लिए मोनिका जानबूझकर रौनक से चिपके हुए खड़ी थी। उन दोनों को ऐसे एक दूसरे के साथ क्लोज देख काव्या को एक्चुअल में काफी बुरा लगता है। वो ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि मोनिका ये सब उसको जलाने के लिए कर रही है, पर फिर भी काव्या के अपने दिल पर कंट्रोल नहीं था। उसे क्या पता था कि जिस दोस्त से वो अपने दिल की सारी बात किया करती थी, वही एक दिन उसकी सौतन बनके उसके सामने आ जाएगी। उन दोनों को ऐसे साथ देख मोनिका को काफी तकलीफ हो रहा था, इसलिए वो कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। पर काव्य की ऐसी हालत देख दिव्या को बर्दाश्त नहीं होता। वह मोनिका से गुस्से में बोलती है, तुम्हें क्या लगता है रौनक को ऐसे धोखा देने की वजह से काव्या टूट गई है? अब उसके जीवन में कोई खुशी नहीं, तुम बिल्कुल गलत हो। काव्या के लाइफ में ऑलरेडी उसके मिस्टर परफेक्ट की एंट्री हो गई है। दिव्या की यह बात सुन रौनक की आंखें फैल जाती हैं। वो गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी या बंद कर लेता है। वहीं दिव्या की बातें सुन काव्या भी उसे चौंकते हुए घूरे जा रही थी। उसकी जिंदगी में भला नया प्यार कब आया?
और इस बारे में उसने दिव्या को कब बताया? काव्या समझ गई थी कि उसकी दोस्त ने उसे अभी के लिए इन दोनों से बचाने के लिए उसे दूसरी बड़ी प्रॉब्लम में डालना शुरू कर दिया है, इसीलिए वो कुछ बोलना चाहती थी। वो दिव्या को रोकना चाहती थी, पर इससे पहले कि काव्या अभी अपनी दोस्त को रोक पाती कि उससे पहले रौनक गुस्से में दिव्या से बोलता है, तुम ये क्या बकवास किए जा रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आता अपने दोस्त के खिलाफ कैसे बातें बोलने की? रौनक को ऐसे गुस्से में देख एक सेकंड के लिए काव्या को लगता है जैसे वह उसका पहले वाला रौनक है, जो उसे हमेशा से दूसरों से बचाया करता था। पर तभी पीछे से दौड़कर हुए मोनिका आकर रौनक का हाथ पकड़ते हुए बोलती है, बेबी तुम क्यों गुस्सा हो रहे हो? वैसे भी तुम्हें नहीं पता तुम्हारे छोड़कर जाने के बाद ये पूरी तरह से टूट गई है, अब भला इसके जिंदगी में नया पार्टनर कहाँ से आ गया? ये सब बस तुम्हें परेशान करने के लिए बोल रही हैं, पर इन्हें नहीं पता तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मोनिका को ऐसे रोना का चेहरा अपने तरफ मुड़ाकर ये सब बोलते देख दिव्या हंसने लगती है। वो मोनिका का मजाक उड़ाते हुए बोलती है, सबको दिख रहा है कि किसको फर्क पड़ता है और किसको नहीं। खैर मैं बहुत खुश हूँ कि दिव्या तुम दोनों से आज़ाद हो गई। अब उसके जीवन में कोई ऐसा है जो सिर्फ उससे प्यार करता है। उसे कोई दूसरी लड़की अपने बिस्तर तक नहीं खींच सकती जब तक वो उसके साथ है। दिव्या की यह बातें सुन मोनिका को काफी गुस्सा आता है। काव्या और वो बेस्ट फ्रेंड थे, पर जब से रौनक उसके जीवन में आया था वो काफी अलग रहने लगी थी। उन दोनों से वजह था रौनक, क्योंकि वो रौनक के साथ ज्यादा टाइम बिताने लगी थी। काव्या और रौनक को ऐसे एक साथ खुश देख मोनिका ने भी अपने लिए एक अच्छे बॉयफ्रेंड की तलाश की, पर उसे वो नहीं मिला क्योंकि रौनक परफेक्ट था। फिर 2-3 बार लव में फेल होने के बाद मोनिका की नज़र रौनक पर चली गई। वो अब अपने लिए दूसरा कोई ना ढूंढकर रौनक को ही फंसाने का उपाय सोचने लगी, जो कि मौका उसे मिला भी पार्टी की उस नाइट जब ओवरडिंग करने की वजह से काव्या ने रौनक को मोनिका का घर छोड़ने के लिए कहा। काव्या मोनिका से रौनक के बारे में सब कुछ बताया करती थी। उसने ये भी बताया था कि रोहन के कितना बोलने के बाद भी उसने सिर्फ उसे आज तक किस करने का परमिशन दिया है। ये अलग बात है, रोहन उसके इस बात से काफी गुस्सा हुआ था पहली बार, पर बाद में उसने भी इससे है संतुष्टि कर ली थी। ये बात सोचते हुए उस दिन जब रौनक उसे घर छोड़ने गया था तो जानबूझकर मोनिका ने रौनक के ऊपर खुद को फेंक दिया। उसने जानबूझकर रौनक को खुद के साथ खेलने दिया। उस दिन रौनक काफी ड्रिंक किए हुए था, इसलिए ड्रिंक के नशे में वो अपनी फिजिकल डिजायर्स पर कंट्रोल नहीं कर सकता और उसने मोनिका के साथ रात बिताया। दूसरे सुबह जब रौनक उठा तो उसे अपने सामने मोनिका रोती हुई दिखी थी। ये देख रौनक ने उसे शांत करा, ये सब जिम्मेदारी खुद के सिर पर लेने का बोला। इसके बाद पहले के कुछ दिन रौनक काव्या से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। वह जानबूझकर काव्या को अवॉइड कर रहा था। वही उसकी सेक्स लाइफ मोनिका के साथ काफी अच्छी चल रही थी। रौनक तो काव्या के सामने आ सब कुछ बोल उससे माफी मांग लेना चाहता था, पर वह ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता था कि उसकी माँ की काव्या कितना पसंद है, इसलिए उसने उस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं किया। धीरे धीरे रौनक को उसमें काफी मजा आने लगा था। जहाँ एक तरफ वो आज भी काव्या से शादी करने जा रहा था, वही उसकी सेक्स लाइफ मोनिका के साथ काफी अच्छी चल रही थी। क्योंकि मोनिका ओपन माइंडेड लड़की थी उस मामले में, इसलिए उसने रौनक से यह कहा था कि वो किसी और से शादी कर लेगी। लेकिन रौनक को नहीं पता था ये सब मोनिका का प्लान था। उसने जानबूझकर ऐसा प्लान किया था जिसकी वजह से काव्या उसे ऐसे रंगे हाथों पकड़े और यह शादी तोड़ दे, जिसके बाद वो रौनक के साथ खुशी खुशी रहे। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। आज जहां काव्या का दिल टूटा है, वही मोनिका अपनी जिंदगी आराम से जी रही है। रौनक के लिए भी सिर्फ एक ही परेशानी है कि उसे अपनी मॉम को संभालना है। बाकी वह भी धीरे धीरे काव्या से बोर हो गया था, उसके क्षतिक सावित्री वाले रूप से। पर आज दिव्या के मुंह से ये सुनने के बाद कि काव्या के जीवन में कोई और आ गया है, रौनक को विश्वास नहीं हो रहा था। वो गुस्से में अपनी हाथ की मुठ्ठियां बांधे हुए काव्या के पास आकर बोलता है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आता? अभी हमारी शादी टूटे 2 दिन भी नहीं हुआ और तुम्हें अपने लिए दूसरा बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया।
रौनक को ऐसे गुस्से में देख काव्या को थोड़ा अजीब लगता है। क्या यह आदमी उसके जीवन से जाने के बाद भी अब उस पर अपना हुक्म चलाना चाहता है? क्या उसे लगता है कि इतना सब कुछ गलत करने के बाद अब उसे काव्या को किसी बात के लिए डांट सकता है? रौनक को ऐसा गुस्सा में देख काव्या अपने चेहरे पर एक साथ मुस्कान लिए उसके कानों के पास धीरे से बोलती है, बॉयफ्रेंड ही नहीं, मैंने तो उसे अपना फास्ट टाइम भी दे दिया है और यकीन मानो उसने मुझे काफ़ी अच्छे से सेटिस्फाई किया था बेड पर। सभी लाइक, कमेंट, शेयर और स्टोरी को रिव्यू जरूर देना, वरना फिर कॉन्टैक्ट साइन नहीं होगा तो फिर मैं आगे एपिसोड्स नहीं लिख पाऊंगी। 8 क्या उसे अच्छा लगा? 8 बॉयफ्रेंड ही नहीं, मैंने तो उसे अपना फास्ट टाइम भी दे दिया है और यकीन मानो उसने मुझे काफ़ी अच्छे से सेटिस्फाई किया था बेड पर। काव्या के मुंह से यह बात सुनने के बाद रौनक गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी या बंद कर लेता है। वहीं खड़ी दिव्या और मोनिका ने भी काव्या ने क्या बोला वो बात सुनी थी। मोनिका को कहीं ना कहीं इस बात का डर था कि शायद से रौनक काव्या को प्यार करता है, तभी तो वो उसके साथ इतने सालों तक रहा। इसलिए अभी रौनक को ऐसे काव्या की यह बात सुन गुस्सा होते देख मोनिका काव्या का मजाक उड़ाते हुए बोलती है, अच्छा तुम सच में काफ़ी बोल्ड निकली, पर क्या तुम्हें शर्म नहीं आता अपने ड्रीम्स में हुए घटने को ऐसे दूसरों के सामने बोलते हुए? उद्धरण चिन्ह। मोनिका की यह बात सुन रौनक उसकी तरफ देखता है। मोनिका के बातों का मतलब रौनक बहुत अच्छे से समझ रहा था। जिस लड़की ने 5 साल के रिश्ते में उसे आज तक खुद को हाथ नहीं लगाने दिया है, वो भला एक रात में ही इतना बोल्ड कैसे हो सकती है? इसलिए मोनिका की बातें सुन रौनक के चेहरे की चमक वापस आ जाती है। वही खड़ी दिव्या ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि उसकी दोस्त ने अभी जो बोला गलत वो नहीं, पर दिव्या को ये भी पता था कि काव्या उस आदमी के बारे में कुछ भी नहीं जानती। उसने जो कुछ भी किया वह उसके गुस्सा और नशे की वजह से, इसलिए दिव्या काव्या का हाथ पकड़ वहां से चलने का इशारा करती है। काव्या भी अब उन लोगों के सामने रहना नहीं चाहती थी। उसे उनको ऐसे एक साथ देख अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए दिव्या की बात मान काव्या वहां से निकलने लगती है। पर काव्या जैसे ही सामने पलटती है, उसे सामने की गेट से हर्षवर्धन आता दिखता है। ऐसे अचानक से हर्षवर्धन को अपने सामने देख काव्या का मुरझाया चेहरा खिल जाता है। अचानक से वह अपने आप को काफी स्ट्रॉन्ग फील करने लगती है। हर्षवर्धन को देखकर काव्या के चेहरे पर चमक आ जाता है। वो वापस से रौनक और मोनिका की ओर मुड़ती है और मुस्कुराते हुए बोलती है, ओके तो तुम्हें लगता है यह मेरे ड्रीम्स हैं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं, तो ठीक है, मैं तुम्हें अभी उससे मिला देती हूँ। क्या तुम मुझसे मिलने के लिए तैयार हो? काव्या की यह बात सुन रौनक उसकी ओर गुस्से में देखने लगता है, पर काव्या रौनक के गुस्से को इग्नोर कर अपने आप को शांत करते हुए अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लिए आगे की ओर बढ़ती है और बिना कोई देरी किए जाके हर्षवर्धन के गले लग जाती है। काव्या के ऐसे अचानक से हर्षवर्धन के गले मिलने की वजह से आसपास खड़े हर्षवर्धन के बॉडीगार्ड काव्या की ओर बढ़ते हैं उसे वहां से हटाने के लिए, पर उन सभी को हर्षवर्धन रोक देता है। हर्षवर्धन से कुछ सेकंड गले मिलने के बाद काव्या उससे दूर हो उसके चेहरे को पकड़ते हुए मुस्कुराकर बोलती है, हनी व्हाई आर यू हियर, आर यू लुकिंग फॉर मी? वही काव्या की यह बात सुन हर्षवर्धन की बोलती बंद हो गई थी। वह अपने चेहरे पर बिना कोई एक्सप्रेशन लिए काव्या को घूरते हुए देख रहा था। ये कहना गलत नहीं होगा कि वह अभी काव्या से काफी गुस्सा था। उसे शायद से ऐसा लग रहा था जैसे वह लड़की उसके साथ एक रात गुजारने के बाद अब उसका फायदा उठाना चाहती है। हर्षवर्धन काव्या से धीमी आवाज में पूछता है, ये तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। हर्षवर्धन के इस प्रश्न में काव्या अपने लिए गुस्सा साफ साफ देख पा रही थी। ये सब काव्या ने अचानक से प्लान किया था, इसीलिए उसने हर्षवर्धन के गुस्से के बारे में पहले कुछ नहीं सोचा था। अभी के लिए उसे बस रौनक और मोनिका को ये दिखाना था कि रौनक के धोखे देने के बाद भी वह अपने जीवन में काफी खुश है। इसीलिए हर्षवर्धन को इतना गुस्से में देखने के बाद भी काव्या उससे धीमी आवाज में बोलती है, क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकते? मैंने तुम्हें अपना फर्स्ट टाइम दिया है। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलते के बाद काव्या हर्षवर्धन की ओर देखने लगती है, इस उम्मीद में कि हर्षवर्धन कुछ बोलेगा, पर हर्षवर्धन कुछ नहीं बोल रहा था। काव्या यह नहीं जानती थी कि हर्षवर्धन कैसा आदमी है, वो अभी उसके बारे में क्या सोच रहा होगा। हर्षवर्धन को कुछ ना बोलता देख काव्या उसके हाथों से अपना हाथ छुड़ा वहां से जाने की सोचती है,
उसे खुद के लिए काफी बुरा लग रहा था। एक बार फिर उसका मजाक मोनिका और रौनक के सामने बनने जा रहा था कि पर तभी अचानक से हर्षवर्धन उसका हाथ पकड़ उसे खुद के और करीब खींचते हुए उसकी कमर पर अपना हाथ फंसा अपने सेडिक्टिव आवाज में बोलता है, I was a little crazy that night. Did I feel better? उद्धरण चिन्ह। काव्या ने कभी उम्मीद भी नहीं किया था कि हर्षवर्धन उसका मदद करेगा। ऊपर से अभी जो कुछ भी हर्षवर्धन ने बोला सुनकर काव्या का चेहरा लाल हो जाता है। वो समझ नहीं पा रही थी कि वह इस आदमी के बातों का क्या जवाब दे। ऐसे उसके कमर में अपने हाथों को फंसाए हुए यह आदमी इतना चिचोरो बातें कर रहा है। हर्षवर्धन के बातों का जवाब ना देते हुए शर्माते हुए काव्या अपना चेहरा दूसरी तरफ कर देती है। काव्या के ना बोलने के बाद भी हर्षवर्धन दोबारा से बोलता है, I'll pay attention next time. I won't hurt you anymore. काव्या हर्षवर्धन की ऐसी बातें सुन काफी चौंक गई थी। यह आदमी सच में बदतमीज था। काव्या को अगर पहले पता होता कि हर्षवर्धन उसके ऐसे फायदा उठाएगा तो वह कभी उसके पास नहीं आती। वह तो बस रौनक और मोनिका को दिखाने के लिए अभी इसके पास मदद के लिए आई थी। पर अभी जो कुछ भी हर्षवर्धन ने बोला वह सुन काव्या की बोलती बंद हो गई थी। वही काव्या से कुछ दूरी पर खड़े रौनक, मोनिका और दिव्या अभी आंखें फाड़े काव्या और हर्षवर्धन को देख रहे थे। अभी हर्षवर्धन और काव्या काफी क्लोज थे। उन दोनों को ऐसे देख कोई भी या नहीं बोल सकता कि उनके बीच कोई रिश्ता नहीं। उनको ऐसे साथ देख रौनक का चेहरा काला पड़ गया था। वह अभी काफी गुस्से में था। वही मोनिका जो कि यह नहीं जानती थी कि काव्य के साथ खड़ा वो आदमी कौन है, वह काव्या की ओर गुस्से में देखते हुए चिल्लाती है, क्या तुम अपना नाटक बंद कर सकती हो? और ये कौन है जिसे तुमने अभी सिड्यूस करके अपने जाल में फंसाना चाहती हो? उद्धरण चिन्ह। मोनिका की यह बात सुन काव्या का ध्यान हटता है। वह हर्षवर्धन से खुद को अलग कर मोनिका का मजाक उड़ाते हुए बोलती है, तो तुम्हें लगता है मैं नाटक कर रही हूँ? इसका मतलब यह आदमी मेरा उसमें साथ दे रहा है। उद्धरण चिन्ह। काव्या ने यह बात मोनिका की मजाक उड़ाते हुए बोली थी, पर मोनिका को तो अभी काव्या को कैसे भी करके गलत साबित करना था। इसीलिए काव्या के बातों पर ध्यान न देते हुए मोनिका बिना सोचे समझे बोलती है, हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है, शायद से रौनक को अपने साथ लाने के लिए, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें किसी और के साथ देख रौनक तुम्हारे पास वापस चला जाएगा। उद्धरण चिन्ह। मोनिका की ऐसी बातें सुन काव्या थोड़ा मुस्कुराते हुए हर्षवर्धन के बाजुओं को पकड़ते हुए बोलती है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इतने एक्सीलेंट आदमी को पैसे देकर अपने साथ रख सकती हूँ, तो मैं इस आदमी को पूरे जीवन भर पे करने के लिए तैयार हूँ। उद्धरण चिन्ह। वही खरा रौनक अपनी गर्लफ्रेंड के इस बेवकूफ़ी पर रोना चाहता था। वह मोनिका को इग्नोर कर हर्षवर्धन के सामने आ अपना सिर झुकाते हुए बोलता है, प्रेसिडेंट आप आज यहाँ क्या, आपको कोई काम था? उद्धरण चिन्ह। रौनक के मुंह से उस आदमी के लिए प्रेसिडेंट शब्द सुनने के बाद भी मोनिका का दिमाग नहीं खुलता। वो अब रौनक का हाथ पकड़ उसे थोड़ा गुस्से में पूछती है, रौनक क्या तुम इस आदमी को जानते हो? पर मुझे पक्का यकीन है ये काव्या का बॉयफ्रेंड नहीं है। इससे पहले मैंने इसको बारे में काव्य से कुछ भी नहीं सुना था। जरूर काव्या इसको पैसे देकर नाटक करने के लिए लाई है। मोनिका की ऐसी बात सुन रौनक को काफी गुस्सा आता है। वो तुरंत से मोनिका का हाथ पकड़ उसे पीछे खींचते हुए बोलता है, थोड़ी देर के लिए शांत रहो तुम। उद्धरण चिन्ह। तुम मुझे ऐसे क्यों खींच रहे हो? तुम्हें पता नहीं बेबी, पर ये लड़की बस तुम्हें जलाने के लिए ये सब कर रही है। ये बस चाहती है कि तुम रिग्रेट करो इसे खोने पर, इसीलिए इसने जरूर इस आदमी को पैसा देकर यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड होने का एक्टिंग करने के लिए लाई होगी। मैं तो कहती हूँ तुम। उद्धरण चिन्ह। जस्ट शट अप। अभी मोनिका अपनी बातें खत्म कर पाती उससे पहले ही रौनक गुस्से में बोलता है। रौनक का इतना बोलना था कि तुरंत से मोनिका का चेहरा उतर जाता है। उसकी आंखों में आंसू भर जाता है। वह रोते हुए रौनक से बोलती है, मुझे पता ही था तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तुम मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। उद्धरण चिन्ह। मोनिका को ऐसा करते देख काव्या के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है। वह जानती थी कि मोनिका ये सब नाटक कर रही है। ये कहना गलत नहीं होगा कि उसके इस दोस्त को लड़कों को अपने जाल में फंसाए रखना काफी अच्छे से आता है।
तभी तो ऐसे रौनक को अपने साइड ना देख तुरंत से उसका नाटक शुरू हो गया। अब तक से शांत खड़ा हर्षवर्धन अब मोनिका का ये ड्रामा देख काफी इरिटेट हो गया था। इसीलिए वो थोड़ा गुस्से में रौनक से बोलता है, लगता है अभी तुम्हारी लव लाइफ में काफी प्रॉब्लम चल रहा है, पर अच्छा होगा तुम इन सारी प्रॉब्लम से अपने घर पर डील करो, ना कि यहाँ। हर्षवर्धन अभी भी काव्या को अपने करीब रखा हुआ था। उसके हाथ अभी भी काव्या के कमर को पकड़े हुए थे। हर्षवर्धन से ऐसी खुद की बेइज्जती देख रौनक का गुस्सा अभी और बढ़ गया था। वो पहले ही हर्षवर्धन और काव्य को इतना क्लोज देखकर काफी गुस्सा था, और अब मोनिका को ऐसे उसके बॉस के सामने खुद का मजाक बनाते देख रौनक का गुस्सा और बढ़ जाता है। इसलिए वो तुरंत से हर्षवर्धन से माफी मांगते हुए बोलता है, आई एम सॉरी बॉस, पर अगली बार से ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं अभी निकलता हूँ। रौनक की ऐसी बेइज्जती देख काव्या को काफी अच्छा लगता है। वह आज काफी खुश थी। उसने आज रौनक को सबक सिखाने की तरफ अपना आज पहला कदम बढ़ा दिया था। रौनक तुरंत ही मोनिका को लेकर वहां से निकल जाता है। उन दोनों को ऐसे जाते देख दिव्या काफी एक्साइटेड थी, पर उसकी नज़र जैसे ही अपनी दोस्त पर जाती है, जो कि अभी भी हर्षवर्धन के बाहों में जकड़ी हुई थी, दिव्या काव्य को ऐसे हर्षवर्धन के साथ देख हंसने लगती है। दिव्या को कैसे खांसते देख काव्या का ध्यान हर्षवर्धन पर जाता है। वह तुरंत ही हर्षवर्धन के हाथ अपने कमर से हटाने की कोशिश करते हुए बोलती है, थैंक यू मिस्टर राणा, आपने मेरी काफ़ी मदद की। इसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। पर काव्या के कितना कोशिश करने के बाद भी हर्षवर्धन के हाथ उसके कमर से नहीं हटती। उल्टा हर्षवर्धन काव्या को और मजबूती से पकड़ लेता है। हर्षवर्धन को ऐसा करते देख काव्य को काफी गुस्सा आता है, पर वो फिर भी शांति से बोलती है, मिस्टर राणा मुझे लगता है अब। पर अभी काव्या अपनी बातें खत्म कर पाती उससे पहले ही हर्षवर्धन बोलता है, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। काव्या हर्षवर्धन को ऐसे अपनी तरफ देखते देख काव्या भी एक सेकंड के लिए उसके आंखों में खो जाती है, पर वह उस दिन के जैसा आज ड्रिंक नहीं किए हुए थी। ना ही उसके अंदर कोई अभी इतना कॉन्फिडेंस था कि वह हर्षवर्धन को कुछ ज्यादा बोले। इसीलिए तुरंत से काव्या हर्षवर्धन से अपना ध्यान हटाते हुए उसके हाथ जो कि अभी उसके कमर पर थे, उसे छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोलती है, मिस्टर राणा मुझे लगता है अब हमारे बीच बात करने के लिए ऐसा कुछ नहीं है, अब मुझे चलना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। पर काव्य के कितना भी कोशिश करने के बाद भी हर्षवर्धन के हाथ उसके कमर से नहीं हट रहे थे। ये देख काव्या को काफी इरिटेटेड फील करती है। वह अभी गुस्से में हर्षवर्धन से कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी उससे पहले दिव्या उससे बोलती है, अच्छा मुझे याद आया, मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम है, तुम दोनों बातें करो, मैं चलती हूँ। इतना बोलने के बाद दिव्या एक सेकंड भी वहां नहीं रुकती, वह तुरंत से वहां से निकल जाती है। उद्धरण चिन्ह। नाइन मुझे जाने दो। नाइन। हर्षवर्धन की हरकतें काव्या को समझ नहीं आ रही थी। वह जितना ही उससे छूटने की कोशिश कर रही थी, हर्षवर्धन उसको उतना ही कस के पकड़ ले रहा था। काव्य को काफी गुस्सा आता है। वह गुस्से में हर्षवर्धन के हाथों की उंगलियों को नोचते हुए बोलती है, मिस्टर राणा मुझे लगता है अब मुझे जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। पर काव्या के इतना बोलने के बाद भी हर्षवर्धन कुछ नहीं बोलता। मॉल के आसपास उस फ्लोर पर कुछ लोग ही थे, पर फिर भी हर्षवर्धन का ऐसे ही खुद के इतना करीब देख काव्या काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। काव्या को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी हर्षवर्धन को बोलता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हें ऐसी क्या बातें करनी है जिसके लिए तुम इतनी देर से मुझे परेशान कर रहे हो? क्या तुम वह बातें यहाँ पर नहीं बोल सकते? काव्या हर्षवर्धन से बुरी तरह से चीड़ गई थी, इसीलिए उसने गुस्से से हर्षवर्धन से पूछा, पर काव्या के इतना पूछने के बाद भी हर्षवर्धन के चेहरे का मुस्कान गायब नहीं होता। वह उल्टा और मुस्कुराते हुए काव्या के कानों के पास आकर बोलता है, अगर तुम हमारे बीच की उन रोमांटिक पलों के बारे में ऐसे मेरे सारे बॉडीगार्ड्स के सामने सुनना चाहती हो तो ठीक है, मैं बोल देता हूँ। रोमांटिक पल। ये सुनते ही काव्या का चेहरा लाल हो जाता है, पर अभी वो गुस्से में लाल थी। रोमांटिक पल। उस रात वो नशे में थी, इसलिए उसे सही से ध्यान नहीं था कि उसने क्या किया, पर यह आदमी इतने बड़े बिजनेस एम्पायर को संभालने वाला ऐसे सबके सामने उसके साथ फ्लैटिगर कैसे कर सकता है।
काव्या कभी भी हर्षवर्धन से उस रात के बारे में किसी के सामने भी बात नहीं कर सकती थी। इसीलिए वह खुद को शांत कर हर्षवर्धन का हाथ छोड़ते हुए बोलती है, ठीक है मिस्टर राणा, मैं आपके साथ बात करने के लिए तैयार हूँ, पर क्या आप मुझे ऐसे अनकंफर्टेबल फील करना बैन कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। काव्या का इतना बोलना था कि तुरंत से हर्षवर्धन उसको छोड़ देता है। वो उससे दूर वो वहां से बाहर की ओर निकल जाता है। काव्या ने उम्मीद नहीं किया था कि हर्षवर्धन उसकी बात ऐसे मानेगा, पर खैर अब काव्य को भी हर्षवर्धन की बातें मान उसकी बातें सुनी होगी। काव्य अंदर से काफी नर्वस थी कि आखिर हर्षवर्धन उससे क्या बातें करना चाहता है। वह मॉल के बाहर निकलती है तो उसे हर्षवर्धन की कार दिखाई देती है। काव्या बिना कोई देरी किए हर्षवर्धन की कार में जाकर बैठ जाती है। काव्या काफी नर्वस थी, फिर भी वह जल्द से जल्द रघुविंदर की बातें सुन ये से जाना चाहती थी। इसीलिए कार में बैठते ही वह सीधा से पूछती है, मिस्टर राणा, आपको मुझसे क्या बातें करनी थी? अब आप अपनी बातें बोल सकते हो। उद्धरण चिन्ह। आई वॉन्ट यू। उद्धरण चिन्ह। काव्या की बातों का जवाब देते हुए तुरंत से हर्षवर्धन बोलता है। हर्षवर्धन का इतना बोलना था कि काव्या का चेहरा सक पड़ जाता है। वह समझ नहीं पा रही थी कि हर्षवर्धन आखिर क्या करने की कोशिश कर रहा है कि तभी हर्षवर्धन वापस से उसके चेहरे को पकड़ते हुए बोलता है, आई वॉन्ट यू। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर राणा, मुझे लगता है आपका दिमाग खराब है, शायद से अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। इतना बोलकर काव्या जाने लगती है, पर तुरंत हर्षवर्धन वापस उसकी हाथ पकड़ लेता है। हर्षवर्धन को ऐसे करते देख काव्या को काफी गुस्सा आता है, इसलिए वो गुस्से में चिल्लाते हुए वह बोलती है, चुपचाप से तुम मुझे जाने दो, वरना तुम जानते नहीं मैं अभी पुलिस को फोन कर दूंगी, मैं चिल्लाने लगूंगी। उद्धरण चिन्ह। इंटरेस्टिंग, एक तो तुम खुद मुझे आकर खुद के साथ सोने के लिए अप्रोच करती हो, फिर दूसरे दिन मुझे ऐसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड के सामने खुद का बॉयफ्रेंड बताती हो, और अब ऐसे नाटक। एक्स बॉयफ्रेंड? सॉरी मिस्टर राणा, पर मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी है। क्या तुम्हें लगता है तुम मुझसे झूठ बोल सकती हो? काव्या हर्षवर्धन के इस बात को सुन काफी चौंक जाती है। इसका मतलब इस आदमी ने उसके बारे में सब कुछ पता करवाया होगा, तभी तो आज यह इतना कॉन्फिडेंस से यह बोल रहा है कि उसे रौनक और उसके बारे में सब कुछ पता है। हर्षवर्धन से यह बात जानने के बाद कि वह अब उसके बारे में छानबीन करवा रहा है, काव्या को काफी गुस्सा आता है। वह गुस्से से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोलती है, वह जो भी है मेरा पर्सनल मैटर है मिस्टर राणा, और मुझे लगता है अब आपको मुझे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मैंने आपके बातों का जवाब दे दिया है। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। रघुविंदर को ऐसे मुस्कुराते हुए ये बोलते देख काव्या को काफी गुस्सा आता है। कहीं ना कहीं अब काव्या को इस आदमी से डर लगने लगा था। उस दिन जो कुछ भी हुआ वो उसके नशे और गुस्से में होने की वजह से, और आज भी बस रौनक और मोनिका को सबक सिखाने के लिए उसने इस आदमी की मदद मांगी थी। पर ऐसा लगता है कि यह आदमी उल्टा उसको फंसाने के चक्कर में है। यही सब सोचते हुए काव्या काफी गुस्सा हो जाती है। वह गुस्से में हर्षवर्धन से बोलती है, मिस्टर राणा, मुझे लगता है आपका दिमाग काम नहीं कर रहा। उस रात जो कुछ भी हुआ वह मेरी नशे और गुस्से की वजह से था। मैं इसके लिए आपसे माफी भी मांगती हूँ। वह मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी कोई रिग्रेट नहीं हुआ होगा। अब आप मुझे मेरी जिंदगी जीने दे सकते हैं शांति से। क्या तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारी यह अपॉलॉजी की जरूरत है? अगर तुम मुझसे माफी ही मांगना चाहती हूँ तो तुम्हें कुछ एक्शन करना होगा। एक्शन। उद्धरण चिन्ह। काव्या हर्षवर्धन के यह बात सुनते ही चौंक जाती है। वह कैसे भी इस आदमी से छुटकारा पाना चाहती थी, इसीलिए अब जो भी यह उससे करने के लिए बोलता वह करके यहाँ से निकल जाना चाहती थी। Since you slept with me that night, I slept with you this time. That's fair. Are you kidding me? उद्धरण चिन्ह। हर्षवर्धन को ऐसे मुस्कुराते हुए उससे ये सब बातें बोलते देख काव्या का चेहरा लाल हो जाता है। उसे समझ नहीं आता वह इस आदमी को अब क्या जवाब दे। यह उसके साथ वापस से वह सब करना चाहता था। क्या तुम्हें मैं लगता है मैं जोक करने वाला लगता हूँ? तुमने अभी अभी खुद से ही कहा कि तुमने उस साथ मुझे अप्रोच किया था। So it's really fair for me to sleep with you again.
काव्या अपनी पलकें झपकाए बिना हर्षवर्धन की ओर घुरे जा रही थी। उस रात जो कुछ भी हुआ वो काव्या के नशे की वजह से हुआ था। वो रौनक को बस सबक सिखाना चाहती थी, उसे दिखाना चाहती थी कि वो भी अपने जीवन में उसके हद तक नीचे गिर सकती है। पर दूसरी सुबह जब काव्य की नींद खुली थी तो कल रात उसके साथ जो कुछ भी हुआ था उस बारे में सोच उसे काफी बुरा लगा था। वो वैसे लड़की नहीं थी, पर सुबह वो कुछ नहीं कर सकती थी, इसीलिए उस बात को भूलकर काव्या ने आगे बढ़ना ही सही समझा था। पर आज वापस हर्षवर्धन उसके साथ फिजिकल होना चाहता है, जो कि उसे अब मंजूर नहीं। इसीलिए काव्या हर्षवर्धन को समझाते हुए बोलती है, वह अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती। कैन यू चेंज द टर्म? उसके अलावा मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, पर यह नहीं। क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे पास नाम बोलने का हक है? तुम्हें पता होना चाहिए कोई भी औरत मुझे ना नहीं बोल सकती। काव्या अभी हर्षवर्धन के साथ पीछे वाली सीट पर बैठे हुए थी। वह दोनों अभी कार में थे। यह आदमी कितना गलत सोचता है, उसके साथ अभी अपने ड्राइवर है, वह अभी उसके साथ ये सब ड्राइवर के सामने करने की सोच भी कैसे सकता है। काव्या ये सब सोचते हुए काफी घबरा गई थी। वह कैसे भी करके यहाँ से जाना चाहती थी, इसीलिए वह अपने पैरों को धीरे से साइड करते हुए उठाती है। पर अभी उसका इतना करना ही था कि तुरंत से रघुवीर ड्राइव बोलने के बाद उसके पैरों को पकड़ खुद के ऊपर खींच लेता है। मुझे जाने दो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हर्षवर्धन को इतनी तेजी में ऐसा करते देख काव्या चिल्लाने लगती है। काव्या को ऐसे चिल्लाते देख हर्षवर्धन को गुस्सा आ जाता है। वह गुस्से में काव्या के मुंह पर हाथ रखते हुए बोलता है, क्या तुम चुप नहीं रह सकती? उद्धरण चिन्ह। ठीक है, तुम मुझे जाने दो, मैं चिल्लाना बंद कर दूंगी। सॉरी, उसके लिए काफी लेट हो गया है, तुमने पहले ही मुझे प्रोवोक कर दिया है। इतना बोलने के बाद हर्षवर्धन बिना कोई देवी के तुरंत से काव्या को टाइटली अपने बाहों में भर लेता है। इससे पहले कि काव्या कुछ रिएक्ट कर पाती उससे पहले ही रघुविंद काव्या के लिप्स को किस करने लगता है। हर्षवर्धन के इस किस के बाद काव्या की धड़कनें बहुत तेजी से धड़कने लगी थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या करे। अभी वो हर्षवर्धन को खुद से दूर भी नहीं हटा रही थी। काव्या अभी ज्यादा कुछ समझ नहीं पा रही थी। वही अचानक से किस करने के दौरान ही रेगुवेद उसके ऊपर आ जाता है। काव्या अभी अपनी आंखें बंद किए हुए थी। ये देख हर्षवर्धन बोलता है, आर यू शाय काव्या? यू वर वेरी ओपन दैट नाइट। कंपेयर्ड विद यू, आई प्रेफर योर दैट नाइट। काव्या हर्षवर्धन की यही बातें सुन अपनी आंखें खोलती है तो अभी हर्षवर्धन मुस्कुराते हुए उसकी तरह से देख रहा था। हर्षवर्धन को ऐसे मुस्कुराते देख काव्या को काफी गुस्सा आता है। वो गुस्से में उससे कुछ बोलने वाली थी कि तभी हर्षवर्धन वापस से उसके होठों पर अपने होंठ रख उसे सील कर देता है। काव्या ये सब बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। वही हर्षवर्धन, उसको पता नहीं उससे क्या दिलचस्पी था कि वो उसको जाने नहीं देना चाहता था। अगर हर्षवर्धन चाहे तो उसके साथ कोई भी लड़की रिश्ता में रहने के लिए खुशी खुशी मान जाएगी, पर काव्या ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। उसे ऐसे किसी आदमी के साथ रिश्ता बनाना पसंद नहीं था। सड़क पे वह गाड़ी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही थी। वही ड्राइवर जैसे उसे कुछ सुना ही नहीं दे रहा था। वह चुपचाप से गाड़ी को ड्राइव किए जा रहा था। पीछे क्या हो रहा है उससे ड्राइवर को कुछ भी लेना देना नहीं था। अभी वक्त दिन का ही था, पर फिर भी हर्षवर्धन को बिल्कुल भी अपनी इमेज की नहीं पड़ी थी। वह अभी काव्या को हासिल कर लेना चाहता था। फाइनली हर्षवर्धन रॉड एंड रिलीज्ड इट। उसके बाद वह काव्या के शरीर पर ही लेटा रहता है। काव्या उसके धड़कनों की रफ्तार महसूस कर सकती थी, जो अभी विगरस एक्सरसाइज के बाद काफी तेजी से धड़क रहा था। कुछ मिनट के बाद हर्षवर्धन आराम से काव्या के शरीर से उठता है। वह अपने कपड़ों को पहनता है, जिसके बाद उसकी नज़र काव्या के नेकेड बॉडी पर जाती है। काव्या अभी पूरी तरह से थकी हुई थी। उसके अंदर इतना हिम्मत नहीं था कि वो उठकर अपना ड्रेस भी पहन सके। उसको ऐसे देख हर्षवर्धन अपना जैकेट उसके शरीर पर रख देता है। काव्या को ऐसे लेटे देख हर्षवर्धन उससे पूछता है, तुम्हारा घर कहाँ है? तुम बोलो, मैं ड्रॉप कर दूंगा। काव्या हर्षवर्धन को अपने घर का एड्रेस बिल्कुल भी नहीं बता सकती थी, वरना ये पागल आदमी उसके पीछे कहीं भी आ सकता था। वही काव्या को इससे अब कोई भी रिश्ता नहीं रखना था, इसीलिए वह नहीं चाहती थी
कि वो उसे अपना एग्जैक्ट लोकेशन बताएं अपने कपड़ों को पहनते हुए। काव्या हर्षवर्धन से उसकी घर से थोड़ी दूरी पर के सुपरमार्केट का एड्रेस बताती है। करीब आधे घंटे बाद काव्या सुपरमार्केट पहुंचती है। हर्षवर्धन पूरे रास्ते काव्य के चेहरे की तरफ ही देखता रहता है। वहीं काव्य को हर्षवर्धन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह कैसे भी करके यहाँ से निकलना चाहती थी। सुपरमार्केट पहुंचते ही तुरंत से काव्या हर्षवर्धन के कार की गेट खोल बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर काव्य के शरीर में अभी काफी दर्द हो रहा था। वह काफी पेन में थी। एक सेकंड का उसका मन हुआ कि वह हर्षवर्धन को उसके घर तक ड्रॉप करने को बोल दे, पर वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। ये दर्द भी उसे इस आदमी की वजह से ही हुआ है। वह सोचते हुए काव्य हर्षवर्धन से थोड़ा गुस्से में बोलती है, मिस्टर राणा, मुझे लगता है मैंने अब आपको कंपूसेट कर दिया है, तो फिर आप भी अपने वादे पर खड़े रहिएगा। आज के बाद हम दोनों स्ट्रेंजर हैं। आप मुझे नहीं जानते और ना ही मैं आपको, तो भूलकर भी मुझसे अब आप मिलने का कोशिश मत कीजिएगा। उद्धरण चिन्ह। काव्या की यह बात सुन हर्षवर्धन का चेहरा गुस्से में लाल हो जाता है। काव्या उसका गुस्सा आराम से देख सकती थी, पर वो अब इस इंसान से कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी इनका कोई मेल नहीं। ऊपर से रौनक के साथ 5 साल की रिलेशन के बाद, काव्य के बाद भी उससे इतने बड़े धोखे खाने के बाद अब काव्या अपने लाइफ में किसी भी लड़के को नहीं आने देना चाहती थी। उसे अब किसी भी लड़के की जरूरत नहीं। इसीलिए हर्षवर्धन को इतना गुस्से में देखने के बाद भी काव्या उसके कुछ और ना बोलकर चुपचाप से उसके कार से निकल जाती है। काव्या का निकलना था कि तुरंत से हर्षवर्धन का ड्राइवर कार स्टार्ट कर वहां से तेजी में निकल जाता है। काव्या वही सड़क पर खड़ी रही उस कार को जाते देखती है। जब तक वो कार उसकी आंखों से पूरी तरह से ओझल नहीं हो गई तब तक काव्या वहां से हिली नहीं। रघुविंदर की कार चले जाने के बाद काव्या थोड़ी दूरी पर जा खुद के लिए एक टैक्सी बुक करती है, वापस से अपने दोस्त के अपार्टमेंट में वापस जाने के लिए। चटैन हर्षवर्धन की सगाई 10। हर्षवर्धन के जाने के बाद काव्या टैक्सी पकड़ के वापस दिव्या के उस अपार्टमेंट में आती है जहां वह रहती थी। अपार्टमेंट पहुंचने के बाद काव्या घर का डोर बजाती है। डोर बजाने के तुरंत बाद ही दिव्या आती है, तो काव्या की ऐसी हालत देख हुआ चौंक जाती है। काव्या के बाल उजड़े हुए थे, उसके कपड़े भी अभी सही ढंग से नहीं लग रहे थे, ऊपर से उसने अभी एक जेंट्स कोट पहन रखा था। काव्या की ऐसी हालत देख दिव्या उसकी चारों तरफ से राउंड लगाते हुए उसके मेंसी बालों को साइड कर उसके गाल और नेक पर पड़े उन रेड मार्क्स को पॉइंट करते हुए उससे पूछती है, क्या तुम मुझे इनके बारे में बताना नहीं जाएगी? अभी थोड़ी देर पहले तेरे साथ क्या हुआ? दिव्या की ऐसी बातें सुन काव्या शर्मा जाती है, पर वो दिव्या को सच नहीं बताना चाहती, इसलिए वो बोलती हैं, क्या बात कर रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। काव्या की यह बात सुन दिव्या तुरंत से उसके पहने उस जेंट्स कोट को हटाते हुए बोलती है, तूने क्या मुझे बेवकूफ समझ रहा है? तेरे नेक पर पड़े ये निशान उस बात की साफ साफ गवाही दे रहे हैं कि तेरे साथ अभी क्या हुआ होगा। अब सच सच बता, क्या तेरे साथ रौनक का बॉस हर्षवर्धन राणा था? उद्धरण चिन्ह। काव्या जानती थी कि उसकी दोस्त सब कुछ पता लगा लेगी, इसलिए उसने दिव्या की यह बात सुन अपना सिर हाँ में हिला दिया। काव्या को ऐसे सिर हिलाते देख दिव्या काफी एक्साइटेड हो जाती है। वो एक्साइटमेंट में काव्या का हाथ पकड़ उसे गले लगाने के बाद चिल्लाते हुए बोलती हैं, ओ माय गॉड, रौनक का बॉस तेरे में इंटरेस्टेड है। इसका मतलब तुम और हर्षवर्धन, वाओ, अब हम रौनक को सबक सिखाएंगे। दिव्या, ये जो कुछ भी तू बोल रही है वैसा कुछ नहीं है। लास्ट टाइम मैंने ड्रिंक किया था, इसलिए मैंने उसे अप्रोच किया और अभी उसका ही हिस्सा लिया उसने। इसमें तेरे इमेजिनेशन जैसा कुछ नहीं है। काव्या के इतना बोलने पर भी दिव्या नहीं रुकते, वो अभी अपने धुन में ही गायब। काव्या की बातों का जवाब देते हुए दिव्या बोलती है, तू पागल है क्या? वो पूरा तुझ में इंटरेस्टेड है, तुझे बस समझ नहीं आ रहा है। सोच बेवकूफ, अगर तू और वो एक साथ हो गए तो रौनक की तो हालत खराब हो जाएगी। वैसे भी हर्षवर्धन रौनक से कहीं ज्यादा अच्छे दिखता है, ऊपर से उसकी पर्सनैलिटी भी रौनक से कहीं ज्यादा अच्छी है। वह तो कितना अमीर भी है और उसके बाद भी वह तुझ में इंटरेस्टेड है। यू आर सो लकी मेरी जान। दिव्या की ऐसी बात सुन काव्या बहुत अच्छे से समझ गई थी कि अभी दिव्या को समझाने का कोई फायदा नहीं, इसीलिए अपनी दोस्त को उसके ड्रीम में छोड़
वह चुपचाप से अपने रूम में जाकर बिस्तर पर लेट जाती है। काव्या काफी थकी हुई थी, इसीलिए बिस्तर पर लेटने के बाद ही काव्या को नींद आ जाता है। रात के खाने के वक्त काव्या बिस्तर पर सोई हुई थी कि तभी उसे दिव्या जगाते हुए उसके हाथों में नूडल्स का एक बाउल थमा देती है। खाना बनाने का काम हमेशा से काव्या और दिव्या दोनों का था। दोनों को कुछ भी बनाने नहीं आता था। थोड़ी बहुत काव्या खाना बनाना जानती थी, इसलिए दोनों आधा कच्चे बनाकर खा लिया करते थे। वही दिव्या को नूडल्स के अलावा और कुछ भी नहीं आता था। पिछले 4 दिनों से या तो वह नूडल्स बना रही थी या बाहर से खाना ऑर्डर करके मंगा रही थी। काव्या के हाथों में नूडल्स के उस बाउल को पकड़ाते हुए दिव्या बोलती है, तुझे नहीं लगता हमें कहीं अभी बाहर जाकर डिनर करना चाहिए? ऐसे रोज रोज मैं अपने हाथ के बोरिंग नूडल्स को खा खाकर थक चुकी हूँ। उद्धरण चिन्ह। नहीं, अभी मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि मैं अपने लिए जॉब ढूंढूं। इतना बोलने के बाद काव्या दिव्या के हाल से उस नूडल्स को लेकर टेबल पर रख बाथरूम चली जाती है। दरअसल रौनक से शादी करने के चक्कर में काव्या ने अपनी जॉब छोड़ दी थी, क्योंकि रौनक की मां चाहती थी कि काव्या शादी के बाद उनके घर और बेटे को संभाले। इसीलिए काव्या ने भी उनके इस बात को खुशी से स्वीकारा कर लिया था। काव्या का ड्रीम था कि वह एक अच्छे लड़के से शादी करके सेटल हो जाए, इसलिए रौनक की मां की यह बात मानते हुए काव्या ने शादी के कुछ दिन पहले अपना जॉब छोड़ दिया था। उसके बचे जितनी भी शेविंग थी उन सभी को काव्या ने अपनी शादी के लिए खर्च कर दिया था। पर उसकी शादी तो हुई नहीं, लेकिन जो खर्चे उसने किए थे उसे वापस नहीं लिया जा सकता था और न ही अब दोबारा से उसे वह जॉब मिलने वाला था। इसीलिए अब काव्या के लिए अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने का सही फैसला यही होगा कि उसे सबसे पहले खुद के लिए एक अच्छी जॉब ढूंढे। बाथरूम से शावर लेने के बाद जब काव्या बाउल लेकर बाहर निकलती है तो उसकी नज़र बिस्तर पर बैठे अपनी दोस्त पर जाती है, जो अभी अपने फ़ोन में लगी हुई थी। वही नूडल्स का वह दोनों बाउल अभी टेबल के साइड पर रखा हुआ था। इसका मतलब था दिव्या ने भी नहीं खाया। दिव्या को ऐसे ना खाते देख काव्या अपने बालों को सुखाते हुए उससे बोलती है, क्या हुआ, तूने अपना नूडल्स क्यों नहीं खत्म किया? क्या इतनी बेकार बनी है? उद्धरण चिन्ह। काव्य की यह बातें सुन दिव्या बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होती, उल्टा वह मुस्कुराते हुए अपना फ़ोन उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोलती है, नहीं बेबी, मैं तो तेरे काम में लगी थी। उद्धरण चिन्ह। दिव्या की बातें ना समझते हुए काव्या चुपचाप से वह फ़ोन लेकर देखती है तो उसमें अभी जॉब वैकेंसी के डिटेल्स थे, जो कि राणा कंपनी में अभी डिजाइनिंग डिपार्टमेंट के लिए निकले थे। ये कंपनी हर्षवर्धन का था और इसमें रौनक में काम करता था। काव्या को ऐसे एकटक उस जॉब के डिटेल्स को पढ़ते देख दिव्या उसके हाथ से फ़ोन वापस से खींचते हुए बोलती है, इतना देखेगी तो सारी वैकेंसी फुल हो जाएगी। इससे अच्छा है कि पहले मैं इस पर तेरा रिव्यू डाल दूं। पहले अप्लाई कर देते हैं, फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अरे नहीं, ये कंपनी, मुझे पता है, इस कंपनी में तेरा एक्स बॉयफ्रेंड काम करता है और इस कंपनी का मालिक वह है जिसके साथ तू इंटीमेट हुई है। काव्या को रोकने हुए दिव्या ये बोल अपनी दोस्त की तरफ देखती है, जो काफी घबराई हुई थी। दिव्या काव्या को इग्नोर कर बिना कोई देरी किए उस एप्लीकेशन की फिल कर अपलोड करने लगती है। ये क्या हो गया? कल तेरा इंटरव्यू है, सुबह के 9 बजे टाइम पर पहुंच जाना। अंत में दिव्या राणा कंपनी में काव्या के लिए जॉब अप्लाई करने के बाद अपना फ़ोन बिस्तर पर फेंकते हुए मुस्कुराते हुए बोलती है। पर काव्या अभी भी परेशान थी, उसके चेहरे का रंग अभी भी उतरा था। शायद से वह रौनक और हर्षवर्धन को दोबारा से सामना नहीं करना चाहती थी। काव्या के ऐसे उतरे चेहरे देख दिव्या अपनी दोस्त का हाथ पकड़ उसे समझाते हुए बोलती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस कंपनी में काम कौन करता है या वो कंपनी किसका है, तुझे बस अपनी मेहनत पर ध्यान देना है। और वैसे भी रौनक का डिपार्टमेंट दूसरा होगा, वह सेल मैनेजर है, तो उसकी और तेरी मुलाकात बहुत कम चांस है। और रही बात हर्षवर्धन की, तो तुझे क्या लगता है उस आदमी के पास सिर्फ यही एक कंपनी है? नहीं बेबी, उसकी ऐसे कितने सारे ब्रांचेस हैं, मुझे तो लगता है वो तेरे कंपनी में आएगा भी नहीं। दिव्या की बात सुन काव्या का चेहरे का टेंशन थोड़ा गायब हुआ। कहीं ना कहीं काव्या भी दिव्या के इस बात से एग्री करती थी। काव्या को पता था
राणा परिवार के बहुत सारे कंपनी हैं, तो ये बात सही है कि भला हर्षवर्धन उसी कंपनी से कैसे सब कुछ हैंडल करेगा। वो जरूर अपने किसी दूसरे कंपनी से अपने ब्रांच को देखता होगा। इसीलिए काव्या ने एक राहत की सांस ली। पर काव्या की दोस्त के मन में तो और कुछ चल रहा था। दिव्या ने भले ही काव्या को इस बात के लिए समझाया था, पर असल में दिव्या अपने मन में बस भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि उसका और हर्षवर्धन का सामना हर रोज हो और रविन वेन से वो हर रोज टकराए, क्योंकि दिव्या को ऐसा लगता था अगर हर्षवर्धन और काव्या ज्यादा मिले तो उनके बीच अच्छे रिश्ते का चांस है। जैसा कि काव्या और दिव्या ने तय किया था, दूसरी सुबह उठने के बाद काव्या बिना कोई देरी किए राणा कंपनी में अपने इंटरव्यू के लिए चली जाती है। इंटरव्यू में पूछे गए सवाल दिव्या को काफी अच्छे तरीके से आते थे। उसका इंटरव्यू अच्छा गया था, पर अभी यह करना गलत नहीं होगा कि उसे ये जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस बात की उसे कोई गारंटी नहीं थी। कंपनी द्वारा काव्या को बताया गया कि वह उसे खुद ही फोन करके बता देंगे कि वह उनके कंपनी के लिए फिनलिस्ट हुई है कि नहीं। अपने इंटरव्यू को देने के बाद काव्या भी कंपनी से वापस निकल रही थी कि तभी उसे गेट पर रौनक मिलता है। रौनक अभी बहुत हाफ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह काव्या को कहीं दूर से देखते हुए दौड़ते दौड़ते अभी उसके पास आया था। वही काव्या रौनक को अपने सामने देख चौंक जाती है। उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि वह रौनक से वह ऐसे मिलेगी। रौनक को ऐसे अपने सामने देख काव्या चुपचाप से उसके साइड से निकल कर जाने लगती है, क्योंकि वह इस आदमी से अब कोई भी रिश्ता नहीं कर रखना चाहती थी। ये देख रौनक काव्या का हाथ पकड़ लेता है। रौनक का हाथ पकड़ना था कि तुरंत से काव्या भी उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा मार देती है। अब पहले जैसा कुछ भी नहीं था। जहां रौनक का हाथ पकड़ने और उसके मीठी मीठी बात सुन काव्या को अच्छा लगता था। अब जब भी रौनक को काव्या के पास आता था तो काव्या के आंखों के सामने बार बार उसका और मोनिका का उस रात का सीन घूमने लगता था, जिससे काव्या रौनक से काफी नफरत करने लगी थी। उसे अब रौनक के चुने भर से नफरत हो गया था। काव्या के ऐसी जोरदार तमाचा पड़ने के बाद रौनक का चेहरा लाल हो गया था, पर फिर भी वह काव्या का हाथ नहीं छोड़ता। ये देख काव्या को काफी गुस्सा आता है। वह उससे गुस्से में अपनी हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोलती है, अब अगर तुम मेरी हाथ नहीं छोड़ते तो मैं अभी यहाँ पुलिस को बुलाने वाली हूँ। उद्धरण चिन्ह। मुझे पता है मेरी गलती बहुत बड़ी है, पर क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? क्या हम दोस्त बन के नहीं रह सकते? उद्धरण चिन्ह। रौनक काव्या की यह बात सुन उसका हाथ छोड़ देता है, पर उसके बाद वह जो बोलता है वह सुनकर काव्या चौंक जाती है। इस आदमी के साथ 5 साल के रिश्ते में रखने के बाद भी उसने काव्या को धोखा दिया। वह 3 साल से उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ इतना क्लोज रिलेशन में था और अब यह उससे दोस्ती की उम्मीद कर रहा है। रौनक की यह बात सुन दिव्या अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान दिखाते हुए बोलती है, क्या तुम सच में इतने गिरे हुए थे? काश मैं ये पहले समझ पाती, तो शायद से हम कभी एक दूसरे को जानते ही नहीं। उद्धरण चिन्ह। दिव्या की यह बात सुनकर रौनक का चेहरा उतर जाता है। ये देख काव्या उससे बोलती है, मुझे अब तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना। अच्छा होगा कि तुम अपनी जिंदगी में शांति से रहो और मुझे अपने जीवन में रहने दो। इतना बोलने के बाद काव्या वहां से मुड़कर वापस चलने लगती है कि तभी पीछे से रौनक दोबारा बोलता है, तुम्हारे और मेरे बॉस के बीच में क्या रिश्ता है? उद्धरण चिन्ह। रौनक की यह बात सुन काव्या रुक जाती है। वो वापस से रौनक के पास थोड़ा गुस्से में पूछती है, उससे तुम्हें क्या सच में तुम उसके साथ सोई हो? काव्या ने रौनक से ऐसे केस की उम्मीद नहीं की थी, इसलिए रौनक की यह बात सुन वह शांत हो जाती है। ये देख रौनक उससे दोबारा पूछता है, क्या तुम सच में मेरे बॉस के साथ? हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हम दोनों एडल्ट हैं, इसमें हम दोनों की मर्जी थी। काव्या अपने इस जवाब के बाद रौनक के चेहरे का गुस्सा साफ साफ देख सकती थी। रौनक गुस्से में अपनी हाथ की मुठियां बांधते हुए, अपने दांतों को पिसते हुए काव्या के पास आकर बोलता है, मेरे साथ तो तुम्हें बहुत सती सावित्री बनना था। पिछले 5 साल के रिश्ते में तुमने आज तक मुझे खुद को हाथ नहीं लगाने दिया, और मुझसे दूर जाने के बाद एक ही रात में तुम लोगों के साथ बिस्तर पर आ गई। रौनक की यह बात सुनने के बाद काव्या खुद पर हंसने लगती है। सही में आज काव्या को रियलाइज हुआ था कि उसका चॉइस कितना गलत था।
वो कितना गंद है। काव्या मुस्कुराते हुए रौनक से बोलती है, वो शायद इसलिए था क्योंकि मैं जानती थी तुम उस लायक नहीं। काव्या की यह बात सुन रौनक को काफी गुस्सा आता है, पर उसके आसपास और भी बहुत से लोग थे, इसलिए वह काव्या को समझाने की कोशिश करते हुए बोलता है, माना कि मैंने और मोनिका ने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम्हारा दिल टूटा है, तुम मुझे माफ नहीं कर सकती, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम खुद को किसी के भी आगे से डाल दो। हर्षवर्धन को तुम नहीं जानती, वो ऐसा आदमी बिल्कुल नहीं जैसा तुम सोच रही हो। उसकी पहले से ही सिंघाना परिवार की बेटी से साथ सगाई हो चुकी है, उसके साथ तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं। मुझे नहीं लगता कि हर्षवर्धन के बारे में मुझे तुमसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है, और वह कैसा भी होगा कम से कम वह मेरी दोस्त के साथ मिलकर मुझे चिट तो नहीं करने वाला। उद्धरण चिन्ह। काव्या की यह बात सुन रौनक की बोलती बंद हो जाती है। ये देख काव्या वहां से जाते हुए उससे बोलती है, अब मुझे आशा है आज के बाद तुम मेरे सामने अपनी शक्ल को लेकर नहीं आओगे, क्योंकि मुझे ना तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड और ना ही तुम्हारे इस शक्ल देखने में कोई इंटरेस्ट है, और ना ही तुमसे बात करने में। आज के बाद हमारी जिंदगी पूरी तरीके से अलग है। मेरी जिंदगी में जैसे जीना पसंद करो, इसमें मुझे तुम्हारी कोई राय की जरूरत नहीं। आइंदा से तुम इस बात का ध्यान रखना। इतना बोलने के बाद काव्या बिना रुके हुए वहां से चली जाती है। काव्या को ही पता था रौनक के सामने ये सब बोलते हुए और अपने बारे में उसके मुंह से इतना गलत सुन के उसको कितना हर्ट हुआ था, पर वह ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि इस आदमी के बारे में और उसके साथ आगे कुछ सोचने के बारे में सोचने से उसे ही तकलीफ होगा। उसे अब अपने जीवन को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए, वो भी किसी आदमी के बिना।